Okay. The first topic for the GD is हनुमान चालीसा एंड लाउड स्पीकर विवाद। क्या है ये, इसके बारे में सुना है, क्या है ये मामला सारा? ये मामला सुना है, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्या मामला चल रहा है? हाँ सर। यस, व्हाट इज द इशू? सर मन से बोलो। सर जो मनसे के एक लीडर हैं राज ठाकरे करके, एक लीडर नहीं है, वही लीडर है। हाँ मैन लीडर है यस। मनसे के मैन लीडर हैं राज ठाकरे। उन्होंने वो मुद्दा उठाया है कि ये अपने मस्जिदों से सारे लाउड स्पीकर्स हैं वो बंद होने चाहिए क्योंकि वो बाकियों को डिस्टर्ब करते हैं। और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ये दलील दे रही है कि जो लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं वो अजान की टाइमिंग याद दिलाने के लिए बजाए जाते हैं। ओके, सो व्हाट इज द अजान? अजान एक्चुअली क्या होता है? ये नमाज के लिए जो कॉलिंग होती है वो है अजान, है ना? यही होता है ना? आई थिंक यस सर। जो कॉलिंग कर रहे हैं, हम बता रहे हैं उनको कि ये अजान का टाइम हो गया, अब आप स्टार्ट कर दीजिए, है ना? वो दैट इज मतलब नमाज का टाइम हो गया, दैट इज अजान। अच्छा, ठीक है। अब इसके साथ में फिर ये मामला कहां से आया? हनुमान चालीसा कहां से आ गई? सर उन्होंने इशू हाँ बताइए नीरू, बताइए। उन्होंने इशू ये क्रिएट किया कि जो अजान में कुछ वर्ड्स होते हैं तो उसका मतलब ये निकलता है कि जो मुस्लिम के जो पैगंबर है वो ही सुप्रीम है और वो ही एक पूजा करने के लायक हैं और इस टाइप के। तो उनका कहना, जो राज ठाकरे जी, उनका कहना ये है कि तुम दूसरे धर्म के जो हमारे जो भगवान हैं उनको तुम वो उनका डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। हाँ, उनका डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, तो इशू ये है। अच्छा, और हनुमान चालीसा वाला क्या टसल हो गया फिर इसके बीच में? हनुमान चालीसा, यस, हनुमान चालीसा काफी चर्चा में है और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का केंद्र सर हनुमान चालीसा है। यस, हनुमान चालीसा का क्या है सर कि उन्होंने 3 मई तक का, जब तक ये ईद तक का टाइम दिया गया था लाउड स्पीकर्स को हटाने के लिए, उसके बीच में एक निर्दलीय उम्मीदवार वो एमपी हैं, बीजेपी। हाँ निर्दलीय है सर, निर्दलीय है क्या वो? हाँ सर, राणा करके है वो, निर्दलीय है या बीजेपी के? राणा निर्दलीय है सर, निर्दलीय। हाँ तो वो उन्होंने मतलब यहाँ पे शिवसेना भवन है मुंबई में, उसके सामने बैठ गए थे कि हम अगर वो लाउड स्पीकर नहीं हटाते हैं तो हम उद्धव ठाकरे के मकान के आगे और ये शिवसेना भवन के आगे कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो मातोश्री के आगे, मातोश्री के सामने। यस, वी विल रिसाइट द हनुमान चालीसा अपोजिट द मातोश्री। ओके, अब चीज क्या हो गई है कि ये मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हमारे लेवल की जो बात आती है कि एज एन एस्पिरेंट एंड एज एन पोटेंशियल ऑफिसर, आपके लिए फ्यूचर ऑफिसर के लिए क्या सिचुएशंस हैं और यहाँ पर हमारे काम की बात क्या निकलती है। तो वो सबसे मेन बात यह है कि देखिए, इस इशू में सबसे पहली बात यह, इट इज अ प्योर पॉलिटिक्स। पहली बात, ये बिल्कुल शुद्ध राजनीति है। शुद्ध राजनीति के रूप में इस मुद्दे को और उन सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, या उन मुद्दों को जो रीजनेबल है या रीजनेबल नहीं है उनको बहुत ज्यादा चर्चा में लाकर और पॉलिटिक्स की जा रही है, अपनी अपनी राजनीति चमकाने का सबसे पहले प्रयास। मेन चीज तो ये है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि अगर ये मुद्दा हमारे सामने आएगा, मतलब इन मेंस और इन इंटरव्यू, तो वहां पर हमसे क्या क्वेश्चन किया जाएगा? ऑब्वियसली ये नहीं पूछा जाएगा आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, या अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया कि क्या आप ये मानते हैं कि वास्तव में ये लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए, तो आपका क्या रिप्लाई होगा? या क्या ऐसे लाउड स्पीकर हटने चाहिए, तो हम क्या रिप्लाई करेंगे? अरे भाई बताओ। यस सर, हर एक को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन जैसे हिंदू धर्म में वो नृत्य के लिए
जो शिव जी कौन सा तांडव नृत्य के लिए जो हाँ। मना किया, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इसको बेसिक वो नहीं माना था हिंदू धर्म का, तो उस पर रोक लगाई थी कि आप रास्ते में तांडव नृत्य वगैरह सार्वजनिक प्लेस पे नहीं कर सकते। तो उसी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया है कि मतलब जो भी अनऑथराइज्ड जो लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, जैसे कई जगह सार्वजनिक पैलेस के पास में या हॉस्पिटल्स के पास में जो लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं उनको हटा देना चाहिए, या उनकी आवाज का जो डीबी रेट है वो फिक्स कर देना चाहिए। अच्छा, एक उत्तराखंड हाई कोर्ट का जजमेंट आया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जितने जिस डीबी रेट में हम लोग नॉइस पोल्यूशन अलाउड होना चाहिए, उन्होंने ये बोल दिया था उसको कि ये 5 डेसिबल्स तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 डेसिबल्स फिर उनको बाद में पता चला, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट्स एक्चुअली, वो साइंस के एक्सपर्ट तो है नहीं जो जुडिशरी सर्विस के लोग हैं। तो बाद में ये सामने आया कि हम जो सांस लेते हैं ना, वो भी 5 डेसिबल की लिमिट को एक्सीड कर जाती है। तो लाउड स्पीकर उन्होंने बोला था कि 5 डीबी की रेट तक ही इनको अलाउड किया जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं किया जाना चाहिए। फिर बाद में उन्होंने उस वर्डिक्ट को वापस से रिकलेक्ट किया कि हमसे गलती हो गई थी और वो लिमिट उन्होंने हटा दी थी। सो एक काम करते हैं, इसके कुछ मेन पॉइंट्स वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है सर? इसमें कुछ Yes. जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को? ऑब्वियसली, बिल्कुल। जैसे मैं उसी यूनिफॉर्म चीज पर सिविल आप लोगों कोड, को ला रहा था कि अगर हम इसको, जब आपसे आपके विचार पूछे जाएंगे तो ये याद रखना, वहां पर आपको ये प्रूव करना होगा कि हम किस बेसिस पर इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी थिंकिंग लॉजिकल होनी चाहिए, इलॉजिकल थिंकिंग अलाउड नहीं होती। या फिर ये मान लीजिए कि इरेशनल थिंकिंग, एक अड़ाअड़ी बात जो होती है ना, अड़ गए बिल्कुल, वो हठधर्मिता नहीं शो कर सकते। यहाँ पर आपको रैशनैलिटी शो करनी होगी। मेंस में भी मेंस, यस। जो आर्टिकल 25 में जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ का है, लॉ एंड ऑर्डर का जो सीन है, तो आप व्यवस्था, उन पे, सदाचार, यस, हाँ सदाचार, स्वास्थ्य और वो, तो उनके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि ये इसको बंद करना चाहिए। अच्छा, सर हम सही बात है, यस। वे फॉरवर्ड में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 का मेंशन कर सकते हैं। हम एक अपना पॉइंट प्रियम्बल का मेंशन कर सकते हैं जिसमें सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया मेंशन्ड है। एक सर क्वेश्चन अराइज होता है कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया पर कहाँ इसमें कोई क्वेश्चन मार्क? यूनिटी, सॉवरेनिटी एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया सर, पूरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और सर एक इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इज these incident are challenges to Indian secularism? Yes. ठीक है। क्योंकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म डिफरेंट है इंडियन सेकुलरिज्म। सर मैं बताऊं? यस शालिनी। हाँ जी सर। सर इसमें हम ऐसे आंसर कर सकते हैं कि सबसे पहले तो अगर हम किसी एक धर्म को बंद करेंगे, किसी स्पीकर्स को, तो या तो सब पे ये लागू होगा, नहीं तो सर ये किया जा सकता है कि सर सबके लिए एक जो साउंड का भी बात कर रहे थे कि उसका लिमिट तय कर दिया जाए। दूसरा, अभी ये डिस्कस हो चुका है कि पब्लिक प्लेसेस जो है जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, वहां पे बैन किया जाए। तीसरा, इसका टाइम लिमिट जो अभी गवर्नमेंट ने किया हुआ है उसको भी डिसाइड कर दिया जाए, और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो शिकायत करने की उसको परमिशन दी जाए, सो दैट अकॉर्डिंग टू अगर किसी को किसी टाइम पिंग पर, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो एग्जाम टाइम पे या किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उनको हम मतलब उनका बंद करवा सकें, ये परमिशन किसी अथॉरिटी के पास होना चाहिए। कभी आपकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंस हुआ है क्या कि जब कॉल करके ऐसा बोला हो कि ये लाउड स्पीकर बंद करवाना है? पुलिस हाँ जी सर, एग्जाम टाइम पे जनरली जब शादियां या जो ये 7 दिन का भागवत कथा वगैरह होती है, तो वहां पर भी हम इस स्पीकर्स को बंद करवा सकते हैं। नहीं करवाया है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर, प्रैक्टिकली करवाया? जी सर करवाया है सर, अभी आरएस मेंस में ही करवाया हुआ है सर। अच्छा, अभी करवाया हुआ है। हैव दे कोऑपरेटेड यू? हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल बंद किया उन्होंने, आके बंद करवाया। अच्छा अच्छा। चलिए, मेरे साथ तो 1-2 बार हुआ है और बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा है। वो मुझसे बोलता है, तो क्या हो गया, राम का नाम कान में पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरे पास में भजन चल रहे थे, मैंने बोला यार भाई साहब ये 12:30 हो गई, अब ये बंद करवा दो। तो मुझे बोला कि तो क्या हो गया,
भजन है, भजन तो चलेंगे, उससे आपको ज्यादा तकलीफ है? क्या नाम है आपका, ऐसा है वैसा है, उन्होंने सोचा कि मैं कहीं वामपंथी नहीं हूँ। चलिए कुछ पॉइंट्स में इसके लिखवा देता हूँ। एक चीज ये हम ये देख लेते हैं, सबसे मेन चीज कि जो टर्म है लाउड स्पीकर, पहली बात जो सारा मैटर है, सारे प्रोहिबिशन है, दे आर ऑन द टर्म। वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस की बात नहीं। और इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट्स के क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं और उन पर क्या बेसिस प्रोवाइड किए गए हैं, या वेरियस हाई कोर्ट्स ने जो जजमेंट्स दिए हैं जो रिलेवेंट है, जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया, फिर बाद में उसको चेंज कर रहे हैं, तो वो छोड़कर हम ये चीज देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से हम कहीं पर कोट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा क्या आप इसे देख पा रहे हैं। यस, ये स्क्रीन हम देख पा रहे हैं। यस सर। Okay, so it is the loudspeaker issue. पहली बात हम ये देखते हैं कि इस टर्म में क्या क्या चीज आती है। पहले ये समझना, जो सारा इशू है, सारा मामला है, सारे रेस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिशंस है, वो किस चीज पर लगाए जाते हैं, दैट इज ऑन द लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में क्या क्या चीजें आएगी, जिसमें ये हमारे लाउड स्पीकर मतलब जो माइक वगैरह है वो सब उसमें आते हैं। इसके साथ में आपके किसी तरह के ढोल, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ढोल नगाड़े बजाना, इसके साथ में पटाखे चलाना, डीजे बजाना, ये सारे उस लाउड स्पीकर वाली टर्म में आते हैं। पहली बात, जो सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इन पर लगाए जाते हैं। अब इनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अभी जो हम बोल रहे हैं ना, जैसे शालिनी ने कॉल किया था और पुलिस वालों को बोला कि इनको बंद करवाइए, डू यू नो द बेसिस, किस कानून के दायरे में ये आता है? तो उसके लिए हमारे पास द नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में सबसे पहले ऐसा कानून बना था कि जब हमने इस चीज को रेगुलराइज किया कि ये रेगुलेशंस होने चाहिए। अच्छा, अब ये बात कि ये किसने सबसे पहले बनाया था, कौन सी मिनिस्ट्री ने? सो इट वाज प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाया होगा? एनवायरमेंट ने बनाया था। गुड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने सन 2000 में ऐसा कानून बनाया था। ओके, इसका रूल 5 ये प्रोवाइड करता है इस तरह के प्रोहिबिशन को, मतलब रूल 5 इसका ये बताता है। अदर रूल्स में उसमें ये चीजें डिफाइंड है कि लाउड स्पीकर क्या होगा, क्यों रोकना चाहिए, ऐसा अच्छा है बुरा है, ये क्या रीजन है, बट मेन जो है वो रूल 5 है, वो हमारे लिए ये बताता है, दैट इज प्रोहिबिशन एट पब्लिक प्लेस।
हिंदी वाले लिख लेंगे सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध। पहली बात ये रूल ये बताता है। दूसरा, अगर आप इस तरह के कोई भी चीजें यूज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? विद रिटन परमिशन, लिखित क्या बोलते हैं उसको, परमिशन को हिंदी में आज्ञा नहीं, अनुमति, लिखित अनुमति के द्वारा, राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेकर आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरी चीज, रूल 5 ये बोलता है कि 10 PM रात के 10 बजे से सुबह के 6 AM तक इस तरह के कोई भी ये बजाना या लाउड स्पीकर्स अलाउड नहीं है। ओके, क्या इसमें कोई एग्जेम्पशन हो सकता है? क्या इसमें कोई अपवाद हो सकता है? यस, राज्य सरकार इसको बढ़ा सकती है टिल द 12 PM, रात के 12 बजे तक, या जिसको हम 12 AM भी कह सकते हैं, ये ठीक है, रात के 12 बजे तक इस चीज को राज्य सरकार बढ़ा सकती है या आपको पूरी रात बजाने के लिए अलाउ कर सकती है। और ये रूल बोलता है कि स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स को आप हिंदी में लिख रहा हूं, ध्वनि निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, साइलेंस जोन। एंड लास्टली रूल 5 पांचवी चीज देता है, पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। टू मॉडिफाई द लॉ, इस कानून को या इस एक्ट को किसी तरह से परिवर्तन करने की शक्तियां राज्य सरकार को रूल 5 प्रदान करता है। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है? एक बार इसको रिपीट करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? पहला पॉइंट क्या है? प्रोहिबिशन इज द पब्लिक एट द पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों पर निषेध। अगर आपको ये सब बजाने हैं तो रिटर्न परमिशन लीजिए। रात की 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक इट इज नॉट अलाउड। इनमें अपवाद क्या है कि राज्य सरकार इस टाइम को एक्सीड कर सकती है। स्कूल एंड हॉस्पिटल्स को ध्वनि निषिद्ध क्षेत्र, साइलेंस जोन डिक्लेयर किया जाएगा। एंड पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मॉडिफाई द लॉ, ये इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है ये कि इस मामले में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया इन द ईयर 2005, मतलब ये लड़ते लड़ते वहां तक पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या ये लाउड स्पीकर अलाउड है या नहीं है, या ये जो कुछ भी ये रूल बनाए हैं ये सही है या नहीं है। सो व्हाट द एपेक्स कोर्ट प्रोवाइडेड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? फर्स्ट, ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया। फर्स्ट, कि नॉइस पॉल्यूशन से मुक्ति जीवन का अधिकार। कौन सा आर्टिकल है? 21। आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यस, इस तरह के ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति जीवन जीने के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। सेकंड चीज, 10 बजे से सुबह की 6 बजे तक इनका उपयोग नहीं किया जाए। उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, उसको एक्सेप्ट किया कि ये रूल सही है। थर्ड थिंग, उन्होंने ये बोला स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट एग्जीक्यूट द लॉ, इस तरह के कानून को राज्य सरकारों को आवश्यक रूप से लागू करना चाहिए।
इसका मतलब जो पेनल्टीज वगैरह है, दंड के प्रावधान है, वो सभी इनको आवश्यक रूप से लागू करने चाहिए। और यहां से निकलकर आया व्हाट वाज द टसल, इसमें और इसमें, इन दोनों के बीच में क्या मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में निकल कर आया, और जो आज भी अभी जो कुछ भी चर्चा चल रही है और अभी जो कुछ भी सब कुछ बहस चल रही है, उस बहस का मेन जो एक्सिस है, जो धुरी है, वो धुरी क्या है? आर्टिकल 25, और इसका कहा जाए डॉक्ट्राइन ऑफ essential religious practices। क्या यह धर्म के आवश्यक जो प्रैक्टिसेस है, ये उसमें आता है या नहीं आता है? दैट इज द होल टसल। ठीक है, जो सारा मामला है, सारा मुद्दा है, वो इस पर आया। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया उस टाइम पर भी कि इट इज नॉट एब्सोल्यूट, यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है। अंडर द आर्टिकल 25 देयर आर रेस्ट्रिक्शंस। मैं हिंदी में लिख देता हूं, इस पर बाध्यताएं हैं। लगाई जा सकती है। किस बेसिस पर? लोक व्यवहार एवं लोक व्यवस्था, सॉरी, यस, लोक व्यवस्था, सॉरी, ये व्यवहार नहीं है, व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, 4 के बेसिस पर, सदाचार के बेसिस पर, इन पर स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ के बेसिस पर इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, और फिर वेरियस अलग अलग स्टेट्स में, हाई कोर्ट्स में ये केसेस गए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी माना है कि अजान इज अलाउड एज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, बट द लाउड स्पीकर इज नॉट can't be accepted as a part of the essential religious practice। लाउड स्पीकर किसी भी तरह से एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, और मैं यहां पर लिख देता हूं, अभी अभी ये आया था मई 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। अजान अब इस सब के बाद में लास्टली अभी वर्तमान में क्या सिचुएशन चल रही है? इट इज अंडर ऑब्जर्वेशन टू सुप्रीम कोर्ट। अगेन प्रेजेंट जो वर्तमान में क्या सिचुएशन है, ये अभी वापस से सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में है ये सारा मामला, एंड लेट द अपेक्स कोर्ट डिसाइड कि क्या किया जाएगा। बट अगर ये बात आगे भी आती है या कुछ भी होता है, तो आई वुड कंसिडर कि ऐसा मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जिस बेसिस पर, मतलब कभी भी न्यायपालिका जिन बेसिस पर देगी, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर यस ये चीज अगेन वापस से निकल कर आएगी
कि लाउड स्पीकर का यूज करना, चाहे हम किसी भी धर्म के लिए कर रहे हो, अजान की बात नहीं है, चाहे हम हनुमान चालीसा के लिए कर रहे हो या किसी भी उसके लिए कर रहे हो, तो लाउड स्पीकर का जो यूज है वो ये अलाउ नहीं करेंगे, ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब बात यह है कि आपसे अगर पूछा जाता है कि तो क्या आप इस चीज का फेवर करेंगे? यस, हम फेवर करेंगे कि लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम वहां पर लॉजिकल बात कर रहे हो, अगर ये मेंस में भी पूछेंगे और प्री में भी पूछेंगे। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? शुड आई जंप टू अनदर टॉपिक? क्या हमें दूसरे टॉपिक पर आ जाना चाहिए? सर जो आपने ये बोला था ना कि परमिशन लेनी चाहिए उस हाँ, जो नॉइज पोल्यूशन, वो परमिशन कौन देता है? परमिशन एसडीएम देगा या जिला कलेक्टर देगा। वो उसके बेसिस पर डिसाइड करेगा कि आपके यहाँ पर जो आप रैली निकाल रहे हैं वो निकाल रहे स्टेट हैं, लॉ। वो कितनी जगह में, हाँ स्टेट लॉज वो प्रोवाइड करेंगे। तो वो हम्म। परमिशन आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई कर सकते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन में, मतलब आपका एरिया पे डिपेंड करता है कि कितने एरिया में आपका आयोजन हो रहा है। तो लोकल मोस्टली, जैसे ये मान लीजिए कि हम अखाड़े निकालते हैं, मोहर्रम निकालते हैं, ये करते हैं, तो वहां पर लोकल पुलिस स्टेशन या एसडीएम उसकी परमिशन दे देता है। ठीक है, ये बात हुई लोक व्यवस्था, सदाचार एवं लोक स्वास्थ्य की। इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ मुद्दा है लोक स्वास्थ्य का, जिस पर आते हैं, जिसके लिए अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आए हैं, और उसको हम बोल सकते हैं फोर्स वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशंस के लिए क्या आपको फोर्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इसका दूसरा पार्ट ये हो सकता है राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। क्या आप किसी ट्रीटमेंट को लेने से मना कर सकते हैं? क्या ये आर्टिकल 21 में आता है? मतलब मैं इस चीज को काफी आगे तक इंटरकनेक्ट कर दूंगा। अभी इस चीज को ऐसे समझिए कि ऐसा हुआ था ना, आपको पता होगा कि जब कोविड टेस्ट हो रहे थे, नए नए कोविड टेस्ट स्टार्ट हुए थे, कोविड टेस्ट करने जाते थे तो कई कॉलोनीज में, कई मोहल्लों में वहां पर ऐसा होता था कि वो करवाते ही नहीं थे। हम लोगों में से बहुत लोग डरते थे कि वो कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए अगर उन्होंने मोबाइल वैन भी भेजी और वहां पर आपके कॉलोनी में कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, वो नहीं करवाते थे। उससे आदमी डरता था, हॉस्पिटल जाने में तो डरता ही था, पर कोविड का टेस्ट कराने अगर गली मोहल्ले में आ गए तो भी डरता था। किसी को सिम्टम्स है, उस सिम्टम्स के बाद भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हमें कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया, दैट टाइम वाज अबाउट द चेन, टू ब्रेक द चेन, है ना, उस चेन को तोड़ने के लिए अगर कोई एक पर्सन पॉजिटिव हो गया तो उसके एक पर्सन के पॉजिटिव होने के बाद में फिर ये चीज आने लग जाती थी कि उससे कितने लोग मिले हैं फैमिली में, कॉलोनी में, वो किस किस से मिला है, कितने दिन तक, तो उन सबको भरकर हॉस्पिटल में ले आते थे, अगले 14 दिन तक वही क्वारंटाइन किया जाता था। तो वो सिचुएशन, क्या आपके ह्यूमन राइट्स, क्या आपके राइट टू ट्रीटमेंट अफेक्ट हुआ? क्या उसे मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? तो पहली बात, आर्टिकल 21 में ये कंसिडर किया जाता है कि एक बार मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, हाउ शुड लिव देयर ओन लाइफ। और मैं या कोई व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन यापन करेगा, ये आर्टिकल 21 में आता है। और इसी का एक भाग निकल कर ये आता है, रिफ्यूज टू अंडरगो एनी मेडिकल ट्रीटमेंट in the sphere of individual health।
व्यक्तिगत स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी प्रकार के मेडिकल ट्रीटमेंट या चिकित्सा पद्धति को मानना या रिफ्यूज कर देना, ये आर्टिकल 21 का एक असेंशियल भाग है, उसमें आता है। ये आपकी बॉडीली इंटीग्रिटी या पर्सनल ऑटोनॉमी जिसको बोलते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसका असेंशियल भाग माना जाता है। ठीक है। अब सर इसके अपोजिट में एक चीज कह सकते हैं कि दिस इज अ पाथवे टू यूथेनेशिया। yes, this is a you can say altered way, yes, for the legal euthanasia. Yes, legalize the euthanasia obviously. क्या आपको एक हरिंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है, क्या सुसाइड करना वो फिर इसमें आता है, क्या सुसाइड अटेम्प्ट या अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना भी जिंदगी जीने के अधिकार में आता है? नहीं आता है। 1999 का हरिंदर कौर या हरसिमरत कौर, पता नहीं कोई नाम है, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट दे चुकी है कि लाइफ को खत्म कर लेना, जिंदगी को समाप्त कर लेना जिंदगी जीने के अधिकार में नहीं आता। ठीक है। सुरेंद्र तेजपाल ऐसा कुछ था, ये वर्डिक्ट सुरेंद्र तेजपाल करके था क्या कुछ? हाँ, सुरेंद्र तेजपाल या मतलब हरिंदर तेज या ऐसा कोई नाम, ऐसा ही था। यस यस, वो एक बार इसको रिकन्फर्म कर लेना, जो अपना बेयर एक्ट आता है उसमें है, ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जो हम नॉर्मली सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए बेयर एक्ट परचेज करते हैं ना, बेयर एक्ट में सबसे ज्यादा आता है। अब यहाँ पर बात ये आती है, तो क्या इस सिचुएशन में वैक्सीनेशन के लिए आपको बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता? सरकार ये बोल सकती है, नहीं बोल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया कि यस, इट इज राइट टू रिफ्यूज द ट्रीटमेंट। ये इस अधिकार में आता है आर्टिकल 21 में कि आप रिफ्यूज कर सकते हैं। बट अगेन, ये अधिकार रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में आते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध के अंतर्गत ये चीजें आती है। ओके, इस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को अगर मैं इसका बेस देखूं, तो क्या इस लाइन में इसका बेस आप लोगों को नजर आता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का इसका आधार कहीं पर इन्हीं लाइन में है क्या? हाँ सर, क्या है? अगर आप जैसे डिजीज बहुत ज्यादा फैल रही है और उस टाइम आपको लगवाना है, अगर जैसे अभी कोविड की रेट कम है तो आप डिनाई कर सकते हो, जैसे लगवाने के लिए रिफ्यूज कर सकते हो। भाई अगर कोविड रेट जब ज्यादा है और जब गवर्नमेंट को लगता है कोविड को रोकने के लिए जरूरी है, तो वहां पे वो कंपलसरी हो सकता है, तो वो पब्लिक हेल्थ पे आ गया ना। एक टर्म इसमें आया है, दैट इज इंडिविजुअल हेल्थ। समझ रहे हैं बात को? इसके कहने का मतलब ये है कि आपकी नेतागिरी अपने खुद के स्वास्थ्य पर चलेगी। जब पब्लिक हेल्थ की बात आएगी ना, वहां नेतागिरी नहीं चलेगी। वहां हम सरकार है, हम बताएंगे क्या करना है। सर हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि जो कोरोना है वो एक स्प्रेड होने वाली डिजीज है, जो मतलब इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शियस हो सकती है। तो वहां पर ये दूसरों की हेल्थ को प्रभावित करेगी, इसलिए आवश्यक है। जैसे सर जो पोलियो का वैक्सीन लगता था वो पैसिव वैक्सीन था, वहां पे अगर एक भी बच्चा छूटेगा वो उसको पैसिवली अटैक करेगा। तो इसीलिए सिंगल डे में पूरे भारत में एक साथ लगाया जाता था। वो तो 3 दिन का टर्म रखा जाता है और उसी 3 दिन में वो सारे राउंड्स, मतलब स्कूल में पिलाएंगे, हेल्थ सेंटर पे पिलाएंगे, उसके बाद में घर घर जाकर पिलाएंगे, फिर उसके बाद में इधर उधर कच्ची बस्तियों में जो कहीं पर रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर सिंगल भी नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए ऐसे में भी आप रिफ्यूज नहीं कर सकते कि हम अपने बच्चे को नहीं पिलाएंगे। यस, तो उस सेम सिचुएशन में आपको मेन टर्म ये है, दैट इज इन द स्फेयर ऑफ द इंडिविजुअल हेल्थ। अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में आप इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, बट वहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, उस बेसिस पर ये चीजें फोर्सिबली की जा सकती। चलिए, अब मैं इस चीज को आगे इंटरकनेक्ट करता हूं आर्टिकल 21 के साथ में,
कि हम अगर ये बोलें कि कोविड रिलेटेड जितने भी रेस्ट्रिक्शंस आए थे, जितने भी प्रतिबंध आए थे, चाहे वो हमारे बाहर जाने पर हो, क्वारंटाइन करने पर हो, आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है उसके लिए परमिशन लेने पर, स्टेट वाइज परमिशन लेने पर, नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेने पर, वो सारे प्रतिबंध क्या वो जस्टिफाइड है? दूसरा, आर्टिकल 1 क्या बोलते हैं उसको, धारा 144 जो हमने लगाई थी आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की धारा 144, जिसमें हम कर्फ्यू लगाते हैं, क्या वो जस्टिफाइड है? इसके साथ में इंटरनेट बैन, जहां पर एग्जाम्स हो रहे हैं या फिर जैसे अभी जोधपुर करौली में हिंसा हुई है वहां पर इंटरनेट बैन कर दिया गया, क्या ये चीजें जस्टिफाइड है? क्या इन सबको आप ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जस्टिफाई कर सकते हैं? यस सर, वो लोक व्यवस्था में आ जाएंगे सारे के सारे, है ना? क्या ये सारे न्यायोचित हैं? ऐसा कहा जाए, देखिए मैं एक मैच्योर्ड डेमोक्रेटिक लेवल पे बात करूं तो अमेरिकन डेमोक्रेसी हमारे यहाँ से ज्यादा मैच्योर्ड है, वो लोकतंत्र को ज्यादा जी रहे हैं और लोकतांत्रिक परंपराएं वहां पर ज्यादा परिपक्व है। वहां की सिचुएशन ये थी बिफोर द इलेक्शंस, जब जो कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए, वहां की पब्लिक ये बोल रही थी कि ये रेस्ट्रिक्शंस आप मत लगाओ, हम नहीं मानेंगे, आप नहीं बोलोगे कि हम मास्क लगाएं, हम नहीं लगाएंगे, मुझे अपने जान का खतरा होगा मैं अपने से लगा लूंगा, पर ये आप नहीं बताएंगे, सरकार नहीं बताएगी कि मैं मास्क लगाकर घूमूं, नहीं घूमूं, मेरी मर्जी, मैं इन्फेक्टेड होऊंगा, मैं मरूंगा, मेरी मर्जी। वो वहां पर इस चीज का प्रोटेस्ट चल रहा था। हमारे यहाँ पर जब पुलिस पट्टे लगा रही थी और पीछे पीठ पर अलग अलग तरह के नक्शे बनकर लोग घर आ रहे थे, तब वहां पर ये नहीं हो रहा था, और वहां पर इस चीज के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था, वो इस चीज के लिए लड़ रहे थे एज ए मैच्योर डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र ज्यादा परिपक्व स्थिति में। तो हमारे यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो, पर सुप्रीम कोर्ट ने इन रेस्ट्रिक्शंस के 3 आयाम बताए हैं, 3 folds would be there, 3 आयाम सुनिश्चित होने चाहिए, इसके बेसिस पर ऐसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। एक, क्लियर स्टैट्यूटरी लॉ, एक क्लियर का मतलब है साफ सुथरा, मतलब एक क्लियर कट संविधिक कानून, संविधिक कानून बना हो, मतलब उस कानून में हमने क्लियर कट बताया है। अच्छा, क्या आता है इसका एग्जांपल? अरे हम कोविड की गाइडलाइंस आती है ना नई, इसके एग्जांपल में आ जाएगा ना, कोविड की गाइडलाइन आती है, इसके बाद में इतने लोग अलाउड होंगे शादी में, इसके बाद में आज रात्रि से ऐसा होने लग जाएगा, परमिशन ये ऑफिसर देगा, ऐसा किया गया। तो आपने क्लियर कट स्टैट्यूटरी लॉ बनाया है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि अलग अलग थाने वाले, अलग अलग एसडीएम या अलग अलग कलेक्टर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। एक क्लियर कट लॉ है, इस लॉ को सभी को फॉलो करना है इन सच सिचुएशंस ऑफ द पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जहां पर कोई बात आ रही। ओके, proportionate legitimate law, एम। ओके, इसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ। प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुपातिक। आनुपातिक, यस, आनुपातिक। यहाँ हिंदी में लिख रहा हूँ, थोड़ी सी हिंदी मेरी कमजोर है। आनुपातिक वेद लक्ष्य, मतलब जो लक्ष्य है ना, सरकार ने क्या एम रखा है कि हमें कोविड की चेन ब्रेक करनी है, कोविड को कंट्रोल करना है। उस सिचुएशन में आपका जो लक्ष्य है ना, वो अनुपातिक रूप से वेद होना चाहिए, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं हो कि वो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा लेबोरियस हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट कर रहा है, उस रेस्ट्रिक्शन से हार्म ज्यादा हो रहा है, उस रेस्ट्रिक्शन से ये समझ लीजिए कि जो परेशानी है वो ज्यादा बढ़ रही है, वो नहीं होना चाहिए। तो उसका क्या तोड़ निकला,
हमने जो कोविड गाइडलाइंस लगाई थी या कंट्रोल 100% लॉकडाउन जो लगाया था वो 21 दिन का लगाया था। उसके बाद में हमने धीरे धीरे वो रेस्ट्रिक्शंस कम कर दी। उसके बाद में हमने और धीरे धीरे जो प्रतिबंध है या पाबंदियां हैं वो धीरे धीरे सरकारें कम करती। तो वो प्रोपोर्शनेट लेजिटिमेट होना चाहिए। जो आपका लक्ष्य है वो आनुपातिक रूप से वैध होना चाहिए। इतना नहीं हो कि वो एक्सप्लॉयटेशन पर आ गया। स्टेट का एक तरह से कहा जा सकता है कि तानाशाही में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग, रेशनल नेक्सस बिटवीन ऑब्जेक्टिव, मैं हिंदी में समझा दूंगा, ऑब्जेक्टिव एंड मीन्स। ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। रेशनल नेक्सस का मतलब होता है तार्किक संबंध। तार्किक संबंध किसके? लक्ष्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनके बीच में तार्किक संबंध होना चाहिए। मतलब ये कि हमने ये बैन कर दिया कि कोविड को कंट्रोल करने के लिए आप घर पर गैस नहीं जलाएंगे, सब चूल्हे पर रोटी बनाएंगे। ये रेस्ट्रिक्शन कहीं भी तार्किक है क्या? इससे कहीं कोविड कंट्रोल हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। इस तरह का कोई बैन आपने नहीं लगाया। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के ये 3 बेसिस सुप्रीम कोर्ट ने दिए। जहां कहीं भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे उन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के लिए आप ये 3 फोल्ड्स या 3 जो आयाम है ये आप यूज कर सकते हैं इन योर इंटरव्यू और इन योर मेल्स। क्या ये 3 चीज समझ में आई? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर जो एग्जाम टाइम पे जो अपन इंटरनेट बंद करते हैं तो वो इससे कहाँ रेलेवेंस रखता है? अरे ये तो आरएस वाले सबसे ज्यादा अच्छा समझते हैं यार। टिपाते हैं ना परीक्षाओं में नकल। नेट ऐसी चीज है ना कि इंटरनेट के लिए, इंटरनेट के बेसिस पर पूरा पेपर आप कोई भी नकल करवा सकता है ना। उसको आता हो मत आता हो पर वो इंटरनेट पर सर्च कर लेगा फटाफट से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन वहां पर गया, ऐसा होता है ना कि ड्यूटीज लगा दी किसी की, जिनकी ड्यूटीज लग रही है उन्हीं से सेटिंग कर लिया एग्जाम सेंटर में। अब वो टीचर या जो इन्विजिलेटर है वो बार बार आकर आपको बता रहा है। तो उसको नहीं आता होगा तो सोल्यूशन ये होगा ना कि आप फोन को बाहर, फोन अलाउ मत करो, टीचर्स की फोन अलाउ मत करो। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप मतलब वहाँ के जो पूरे एरिया में सब, यस पूरे एरिया में उस सारी जगह पर आप इंटरनेट बैन कर रहे हैं। तो सर स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने कि जैमर लगा दे जहां जहां बड़े सेंटर्स हो। यस अब जैमर्स लगाने लगे हैं। वो क्या कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा ना तभी तो हम वो चीजें करेंगे। तो हमने क्या पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर्स पर, पर्टिकुलर उन एरियाज में जहां पर वायलेंस हो रहा है उनमें हम जैमर लगाने लग गए। पूरे सब जगह का इंटरनेट बैन नहीं करें, पर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर आने में भी टाइम लगता है। पहले हमें कुछ समझ में नहीं आता था, एक काम करो सब जगह का इंटरनेट बंद कर दो। सर इंटरनेट बैंड में भी एक क्लॉज है कि ये सिम बेस्ड जीपीएस इंटरनेट बंद होता है, वाईफाई ब्रॉडबैंड बेस्ड नहीं होता है। ब्रॉडबैंड बेस्ड नहीं होता तो चीटिंग उससे भी हो सकती है। यस हाँ चीटिंग उससे हो सकती है, पर उसमें कॉलेज में भी ब्रॉडबैंड होता ही है ना सर, वही वाली बात है। तो वो जैमर, यस जैमर लगाना उसके लिए एक रैशनल डिसीजन है। हाँ जी सर आई वाज आस्किंग कि अभी जैसे जोधपुर में ये दंगे हुए हैं ना, तो इससे जोधपुर में यहाँ पे सब जगह इंटरनेट बैंड है। ये तो रीजन नहीं है क्या? सर ये तो रीजन देता है कि भाई है ना हिंसा ना फैले, ऐसे मैसेजेस ना, अग्रेसिव मैसेजेस ना ट्रांसफर करें। तो सर ये जो वाईफाई वाला है इन्होंने वाईफाई बैन नहीं किया, जैसे मैंने अभी नेबर का ले रखा है। तो ये एग्रेसिव मैसेजेस तो लोग वाईफाई लेके अपने घर पे भी बैन फैला सकते हैं ना। फैलाओगे किसे आप? हाँ जी कितने लोगों को फैलाओगे? कैसे? कितने लोगों को? बहुत अभी जोधपुर से मेरे साथ वो प्रोपोर्शनेट कम हो जाएगा ना। यस सर परसेंटेज कम हो जाएगा ना। जितनी एक्सेस, जितनी पेनिट्रेशन मोबाइल की है
उतनी तो नहीं है। आपके नेबर ने आपको दे दिया, हो सकता है मुझे नहीं देता कि उचरंगल आदमी है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ वाईफाई, और उसमें आईपी एड्रेस मेरा आएगा तो मुझे उठाकर ले जाएंगे। तो बात है वो प्रोपोर्शनेट कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा रीजन ये है कि ब्रॉडबैंड बेस्ड अगर नेटवर्क बंद कर दें तो उसमें इशू ये आता है कि जितने गवर्नमेंट एक्टिविटीज है, सरकार खुद से जितनी चीजों को कर रही है ना, ऑफिस सब कुछ, वो सब, हाँ वो सब भी रुक जाएगा। एटीएम सारी चीजें रुक जाएगी। हॉस्पिटल्स में जितनी चीजें चल रही है वाईफाई बेस्ड, वो रुक जाएंगी। सरकार खुद से अगर कुछ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, कोई चीजें मेल कर रहे हैं, कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो सब रुक जाएगा। नहीं सर, पूरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इसी पे चल रहा है। हाँ पूरा। तो वो इसलिए ये समझ लीजिए कि आपकी मोर देन 90% कंट्रोल हो जाता है मोबाइल इंटरनेट पे। डिपार्टमेंट कैसे चल रहा है उस पे? ये जो आता है ना ट्रांसमिशन से और प्रोडक्शन में कि कितना लोड, कितनी अभी यूनिट जनरेट करनी है, वो सब इंटरनेट के थ्रू होता है, पर आर का मैसेज जाते हैं। ये सारा ऑटोमेशन है ना, एआई बेस्ड है। ये पूरा एआई बेस्ड होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। तो वो चीज फिर सारी सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। सो इट इज द फोर्स वैक्सीनेशन इज कनेक्टेड विद अदर ऑप्शंस टू। ठीक है, यहाँ तक ये मुद्दा क्लियर है? ठीक है। ये अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि क्या ये चीजें न्यायोचित है, क्या ऐसा करना न्यायोचित है, तो यस ये सही होगा या नहीं होगा, है ना। उसमें हम इस चीज को भी इंक्लूड कर लेंगे कि कुछ लोग अगर कोई टेस्ट करने के लिए जाते हैं और कुछ गली मोहल्लों में या वहां पर पर्टिकुलर मारपीट की जाती है मेडिकल स्टाफ के साथ, तो वहां पर फिर आपने उनके प्रोटेक्शन के लिए पुलिस फोर्स भेजी, तो वो न्यायोचित है या नहीं, अदरवाइज वो मना कर सकते हैं। तो दैट इज इट इज जस्टिफाइड। ठीक है। अब एक और चीज पर आते हैं। दो रिलेटेड ही बात एक और कर लेते हैं कानून से संबंधित। मुझे कुछ सजेशंस दिए हैं कुछ स्टूडेंट्स ने, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, हमारे काउंसलर ने बात करी थी। उसमें किसी ने बोला है कि सर जो जीएस का सिलेबस है, मतलब मेंस का जो सिलेबस है, उसको इनकॉर्पोरेट करें। क्या इन मुद्दों में आपके मेंस का सिलेबस इनकॉर्पोरेट नहीं होता है? एक पर्सन ने ऐसा बोला है कि जैसे पबेड के और इनके इश्यूज भी डिस्कस करें, तो इसमें नहीं होते क्या? वो सारे इश्यूज बहुत इंटरकनेक्ट होते हैं, इनके मल्टी डायमेंशंस होते हैं। मिल जाएगा ना, वो सब तो बुक से मिल जाएगा। और मेंस के लिए तो हम मेंस के लिए तो मतलब जो पर्टिकुलर आपको पॉइंट टू पॉइंट जो करना है, उसके लिए हम राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब वो एक अलग एस्पेक्ट है। ये वो इश्यूज हैं जो उनके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। अब जैसे ये एक इशू है, इसके इतने सारे डायमेंशंस हैं कि आप इसको, ये आपकी रैशनैलिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ कहाँ कोट कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं। और हमें मुद्दा आता होगा तो हमारे से बात वो है कि बात आती होगी तो बात निकलेगी, अदरवाइज निकलेगी नहीं। ठीक है। चलिए एक और चीज पर आते हैं। और सर एक चीज और है कि मेंस में जो ट्रेडिशनल आंसर राइटिंग है ना, मैंने 2 मेंस दिए लास्ट। यस। वो आपको मार्क्स नहीं दिलवाएंगे अब सर। ऑब्वियसली ये 2018 से होने लग गया, 18 वाले मेंस से। अब मार्क्स यही चीजें दिलवाएगी सर, मार्क्स यही चीजें दिलवाएगी। और जो कहते हैं ना आंसर क्रिएट होगा, वो इन्हीं चीजों से होगा। और ये जो एक चीज हमारा माइंडसेट अभी चल रहा है ना आरयू टाइप का, आरएस वालों का मोस्टली माइंडसेट वो आरयू टाइप में ही चलता है कि हमें मॉडल आंसर दे दिए, ये हमने याद कर लिया, जाके छाप दिया, उससे नंबर आ जाएंगे। ओपीज में मार्क्स हमेशा ये याद रखिएगा कि कंपैरिजन से आता है, ये हमेशा याद रखना। एग्जामिनर के सामने 100 कॉपीज होंगी ना, 50 कॉपीज वो चेक कर रहा होगा, वो कंपैरिजन से आपको मार्क्स मिलेंगे। और जब नए लोग यूपीएससी इंटरव्यूज देने वाले लोग या इस तरह के जो नए लोग निकल के आ रहे हैं ना, जो फ्रेश लोट है, अच्छे कॉलेजेस अच्छे यूनिवर्सिटीज से पढ़े हैं, अच्छे कॉलेजेस से एमबीबीएस किए हुए हैं, आईआईटी से, इनसे पास आउट हुए, उनकी क्या जो एक स्पीड है और जो शार्पनेस है ना, जब तक आप उस शार्पनेस को नहीं पकड़ेंगे और आप उतना कॉम्पिटिटिव नहीं लिखेंगे, वो बहुत शार्प चीजें लिखेंगे। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो नए बच्चे हैं, ये क्या है कि मतलब जो 20 साल 22 साल के ये जो नए बच्चे हैं, इनकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जितनी चीजें हैं उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड लेकर उनको जल्दी से फिनिश करना जानते हैं, हम उतना नहीं जानते। मैं अपनी खुद की बात करूं कि जिस एज में मैं हूं, उस एज में जब हमने यूपीएससी दिया था, आज के ये मान लीजिए 2010 तक में, और उस टाइम पर
हमारे पास इतनी चीजें नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इंटरनेट से इतने फ्रेंडली नहीं थे, कुछ चीजों को सर्च कर लेते थे, कुछ देख लेते थे। फिर बाद में 12th तक वाला जब मेंस दिया था, उस टाइम तक जब इंटरव्यू फेस किए थे, उस टाइम तक ये सिचुएशन होने लग गई थी कि यस हम, और इन चीजों को जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होंगे, एक चीज, और दूसरी चीज मैंने बार बार कहा, स्पीड रीडिंग। ये यूनिवर्सिटी और एकेडमिक्स टाइप का जो मोहब्बत से पढ़ते हैं ना हम चीजों को समझ समझ के और बहुत फील करके, ये भगवान की भक्ति नहीं है, ये कंपटीशन है। हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तब उसे फील करते हैं, इसे फील मत करो, इसको जल्दी से फिनिश करना सीखो, क्योंकि जो नए लोग हैं ना, इनकी स्पीड बहुत तेज है, ये पीछे छोड़ देंगे, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं यहाँ पर। पेरेंट्स पैट्री, ओके, एक बार इसे बोलो मेरे साथ, इट इज पेरेंट्स पैट्री, बोलो इसे। पेरेंट्स पैट्री, पेरेंट्स पैट्री, पेरेंट्स पैट्री। ठीक है, इसको जबान पर ले आओ, अदरवाइज क्या होगा, ये शब्द निकलेगा नहीं मुंह से कि वो कुछ होता है ऐसा, पर वही बात फिर जबान पे नहीं आएगा। पेरेंट्स पैट्री जुरिसडिक्शन, ओके, इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि स्टेट, राज्य, कोर्ट, ये मान लीजिए शासन, रिजीम जिसको हम बोल सकते हैं, रिजीम एज ए पेरेंट ट्रीटमेंट करने लगता है। जब खुद नागरिक अपना बचाव, अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन में पेरेंट्स पैट्री जुरिसडिक्शंस का मतलब ये होगा कि राज्य के पास ये अधिकार है कि वो पेरेंट्स की तरह रिएक्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, लीगल प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन्स unable to protect themselves. लीगल प्रोटेक्टर की तरह स्टेट बिहेव करने लगेगा। कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। स्टेट का मतलब ये समझ लीजिए, यहाँ राज्य, राज्य शब्द में सभी चीजें आएंगी स्टेट में, इसमें कोर्ट भी आएगा, मतलब वो तीनों पार्ट आएंगे, लेजिस्लेचर भी आएगा, एग्जीक्यूटिव भी आएगा और जुडिशरी भी आएगा, ये तीनों इसमें आएंगे। स्टेट मीन्स, जो पॉलिटिकल साइंस की बात करें या फिर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें या फिर हम पबेट की बात करें, वहां पर ये राज्य शब्द ही लिखते हैं सिर्फ, स्टेट, और स्टेट में वो सब कुछ आ जाता है। जो थिंकर्स हैं वो सब भी स्टेट टर्म यूज करते थे। ठीक है, सो लीगल प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन्स अनेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अगर वो खुद को नहीं कर पा रहे तो वहां पर, यहां पर लिख रहा हूं, पेरेंट्स ऑफ द पीपल। ये क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है, क्या ये पढ़ा है? हाँ सर। क्या है मामला ये? सर ये दो केसेस थे, एक चिरंजीव लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें पहली बार इसकी डेफिनेशन दी थी, और एक शाफिन जहान का केस था सर। इन दो केसेस में पेरेंट्स पैट्रियार्टी ज्यूरिसडिक्शन दिया था कि व्हेन पेरेंट्स, गार्जियन और केयर टेकर आर इनेबल और नेग्लिजेंट टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, then state should come forward and act as a parent. ठीक है, रिसेंटली ये मुद्दा किस मामले में आया है? ये थोड़ा आगे बढ़ गया मामला, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के मामले से ये आगे बढ़ गया। ये अभी रिसेंटली ये हुआ है कि मदुरई बेंच, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने ये वर्डिक्ट दिया है कि मदर नेचर इज अ लिविंग बीइंग। उसने डिक्लेयर किया है कि नेचर को एक लिविंग बीइंग माना जाए, और उस सिचुएशन में जो एक्शंस लेने हैं, जो कुछ भी करने हैं, वो किसी मानवाधिकार और फंडामेंटल राइट्स के जो अधिकार होते हैं, उन सब अधिकारों को कंसिडर किया जाए।
ठीक है, ये मदुरई बेंच ने अभी रिसेंटली एक वर्डिक्ट दिया है। इन्होंने प्रकृति को सजीव माना है, या प्रकृति को सजीव मानते हुए उनके सारे अधिकारों को कंसीडर किया है। अब प्रकृति को जब आपने सजीव माना है तो इनके कौन से अधिकार आ जाते हैं, राइट्स, कौन से राइट्स इसमें आ जाएंगे? वन इज ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स कंसीडर करेंगे, दूसरा इनके लीगल राइट्स कंसीडर किए जाएंगे, और तीसरा इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार, ये सभी कंसिडर किए जाएंगे ऑफ द मदर नेचर। ये मद्रास हाईकोर्ट का रिसेंट वर्डिक्ट है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि मद्रास हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, वो हम सबके लिए, यहाँ राजस्थान तक की बात करें या पूरे इंडिया के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? वहां वालों ने दिया है, ऐसा क्यों है कि उसको हम डिस्कस कर रहे हैं? सर, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और 261 के हिसाब से वहाँ के पब्लिक रिकॉर्ड्स, वहाँ के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी लीगल वैलिडिटी है ऑल ओवर इंडिया। मतलब इसके लिए एक टर्म है हिंदी में, उसको कहते हैं, मुझे इंग्लिश टर्म याद नहीं आ रहा, अभिलेख न्यायालय। इन्होंने जो भी वर्डिक्ट्स दिए हैं, जब तक उनको उससे हायर अथॉरिटी, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये अभिलेख न्यायालय में आता है। तो जहां कहीं के भी हाई कोर्ट ने ऐसे वर्डिक्ट्स दिए हैं, कोई नया डॉक्ट्रिन दिया है, वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो सकता है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है, जब तक उसे सुप्रीम कोर्ट में फर्दर चैलेंज नहीं किया गया हो, या सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड नहीं किया हो, उसको डिनाई नहीं किया हो, उसको रिफ्यूज नहीं किया हो। ये अभिलेख न्यायालय में आता है, ये अभिलेख न्यायालय के इनके अधिकार है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या मेंस में हम इनको कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, हमारे यहाँ पर दो एस्पेक्ट, आपके मेंस की अगर मैं बात करूं, आरएस मेंस की, यहाँ पर दो चीजें आप लोग मुझे बताएंगे, या आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। एक होता है नेचुरल पर्सन और एक होता है लीगल पर्सन। ये लॉ वाले में आता है ना, एक प्राकृतिक व्यक्ति और एक विधिक व्यक्ति। क्या ये चीज पढ़ी है आरएस मेंस में? जी सर। लॉ वाले पार्ट में आता है ना, क्या क्या है इसमें? नेचुरल पर्सन की थॉट होगी, स्पीच होगी, बोल सकता है, चॉइस होगी। रियल लिविंग पर्सन जो है वो इसमें आते हैं। इसमें आपकी कंपनीज हैं, यही चीजें आती है ना इसमें। लीगल पर्सन में कंपनीज है, डाइटीज है, क्या इसमें भगवान आएंगे? आइडल्स जो है, रामलला, क्या राम जिनके विरुद्ध लीगल वो प्रोसीजर किया जा सके, अभियोग जो बोलते हैं, अभियोग किया जा सके, सिर्फ अभियोग ही करेंगे तब क्या? नहीं सर, ये जो जिसमें इनको लीगल कंसिडर बात लाया जा सके सर। हाँ, इसकी दोनों चीजें होगी, ये याद रखना, लीगल ड्यूटीज और लीगल राइट्स। इनके वैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार और विधिक दायित्व दोनों इंश्योर किए जा सके। वो पर्सन या जिसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है, दैट इज द लीगल स्टेटस। ठीक है, और ये दोनों तरह के होंगे, नेचुरल भी होगा और लीगल पर्सन भी होगा, जिसमें लीगल में आपके कंपनीज, डाइटीज वगैरह, ये अपने जो आइडल्स हैं, भगवान हैं। क्या मंदिर इसमें कंसिडर किया जाता है?
राम जन्मभूमि विवाद में क्या मंदिर, राम जन्मभूमि या राम लला का जो मंदिर है, क्या वो एक पार्टी था? मंदिर का ट्रस्ट हो सकता है सर। मंदिर का ट्रस्ट हो सकता है, ठीक है। क्या मंदिर हो सकता है? अकॉर्डिंग टू राम जन्मभूमि में इसको कंसीडर किया था। किसको? मंदिर को, ये राम की मूर्ति को सर। यस, जो वहां पर भगवान है, जो देवता हैं, जो आइडल है, वो मूर्ति लीगल पर्सन है, मंदिर नहीं है, वो मूर्ति लीगल पर्सन है। ठीक है, अगर ट्रस्ट बना हुआ है, कोई ग्रुप बना हुआ है, वो लीगल पर्सनल हो सकता है, पर यहाँ पर लीगल पर्सन में मूर्तियां, देवता, या मैं हिंदी में लिख रहा हूं मूर्तियां, वो लीगल पर्सन कंसिडर की जाती है, ये याद रखना। इंग्लिश में लिख रहा हूं आइडल्स, जितने हैं डाइटीज जितनी है वो इसमें कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, सबरीमाला टेम्पल में कौन है? लॉर्ड अयप्पा, वो भी इसमें कंसिडर किए जाते हैं। यहां तक चीज क्लियर है सभी को? अब ये बात कि इसके आने से क्या क्या राइट्स मिल गए ये हमने देख लिया, और मदर नेचर को ये ऐसा कंसिडर किया गया है। अब एक बात, ये वर्डिक्ट मद्रास हाई कोर्ट का आर्टिकल 21 को इंश्योर करता है या इसको पुष्ट करता है। क्या इसे इंटरकनेक्ट कर पा रहे हो? हाँ सर। कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। यस, ऑब्वियसली नेचर बचेगी तो मानव बचेगा, प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे। तो ये सतत विकास, या फिर आप इसको क्लाइमेट एक्शन बोल सकते हैं, या फिर आप इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शन बोल सकते हैं। और इस तरह इस सारी प्रोसेस से गुजरते हुए ये इवेंचुअली आर्टिकल 21 को इंश्योर करता है, या मानवाधिकारों को, या ह्यूमन राइट्स को, या जिंदगी जीने के अधिकार को इंश्योर करता है। क्या यहाँ तक चीज क्लियर है? सर ये जो यूके हाई कोर्ट है, यूके गवर्नमेंट ने जो गंगा और यमुना को लीगल एंटिटी माना था, वो भी इसमें आएंगे। और बिल्कुल, श्री श्री रविशंकर पर केस किया था, वो भी इसमें आएगा, है ना। और इस तरह के जितने भी केसेस हैं, और इस तरह की जो भी बात है जहां पर इनको लीगल एंटिटी कंसीडर करते हुए इनके प्रोटेक्शन की बात कही है, वहां पर वो किसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं? इवेंचुअली वो हमारा ही प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सिटीजन्स का ही प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इस क्लाइमेट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो ओवरऑल ह्यूमैनिटी का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है यहाँ तक? सर एक बार दोबारा बताएं सर, आर्टिकल 21 को कैसे? यस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन किया इस आर्टिकल से कि मदर नेचर के सारे फंडामेंटल, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं प्रकृति के। जब प्रकृति के ये सारे अधिकार मान लिए, क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति को लीगल पर्सन कंसिडर कर लिया। जब हमने प्रकृति को लीगल पर्सन कंसिडर कर लिया, तो इस सिचुएशन में हमने प्रकृति का प्रोटेक्शन किया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन किया। जब आपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आपने एक रास्ता बना दिया या पाथ प्रोवाइड कर दिया, तो ऑब्वियसली उससे देखा जाए तो किसका भला हुआ? मानव का। जिंदगी जीने का अधिकार इससे सुनिश्चित हुआ ना, कि नेचर बचेगा तो ही हम बचेंगे ना। यस, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे अभी एनवायरनमेंट के लिए भी लॉ बना हुआ है, पोल्यूशन के लिए बना हुआ, सारे लॉ तो पहले से ही है ना। अब इसको अगर मदर नेचर को कर दिया है, लीगल एंटिटी भी मान लिया है, और तो इससे फंडामेंटल राइट्स जो भी इनको राइट्स मिले हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हम नए लॉ बनाएंगे या पुराने वाले से ही करेंगे? अगर पुराने वाले से करते हैं, कंपेंसेशन से रिलेटेड चीजें, कंपेंसेशन से रिलेटेड नए लॉज या इनके लिए कोर्ट वर्डिक्ट दे सकती है, या आगे इनको ऑर्डर्स दे सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ हार्म किया, जैसे हमने कैंपा बना रखा है ना, कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन एक्ट, कैंपा जो है,
कि जब आपने इतने पेड़ यहाँ पर काटे हैं तो उतने पेड़ आप कहीं और जगह पर लगाएंगे, इसके लिए इतना कंपेंसेशन बनेगा, कम्युनिटी को इतना कंपेंसेशन देंगे, तो वो सब हमने कम्युनिटी बेस्ड किया। अब हमने ये नेचर बेस्ड कर दिया कि मान लीजिए आप सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरला में बना रहे हैं और वहां पर एक तरह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इकोसिस्टम को हार्म हो रहा है, तो उसका कंपेंसेशन क्या बनेगा। फिर हम फर्दर ये बता रहे हैं कि इसका कंपेंसेशन इतना बनेगा और ये कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा किसको, नेचर को। तो नेचर को कंपेंसेट करने के नाम पर अगर हम उसको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, या हो सकता है हमने उसको रोक ही दिया, और एज अ लीगल एंटिटी नेचर की तरफ से एक पक्ष वहां पर क्रिएट हो गया कोर्ट में, तो उसका प्रोटेक्शन हो गया। फंडामेंटल का तो फंडामेंटल में तो जैसे रिट लगा सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। तो वो एक बेनिफिट है। यस ऑब्वियसली, तो ये चीज हो जाएगी उसमें। ठीक है, अभी तक क्या है कि ये देखिए, जुडिशरी इज नॉट द लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग उनका काम नहीं है। दे इंटरप्रेट द लॉ एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षण करते हैं और संविधान के अकॉर्डिंग कानून बनाए गए, ये चीज वो जस्टिफाई करते हैं। बट इन सच सिचुएशंस जुडिशरी, जिसको हम कहते हैं ना जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल ओवररीच का रीजन यही है ना कि जब जो लेजिस्लेचर है वो अपना काम नहीं कर रही है, तो जुडिशरी उनको ऑर्डर्स देती है कि ये काम भी आप कीजिए। ठीक है यहां तक? चलिए, क्या यहां तक बात समझ में आ गई? सुदर्शन जी, इंटरकनेक्ट हुआ? जी सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूं। एक आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी। आईपीसीसी क्या है? सर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डब्ल्यूएमओ और यूनेप ने मिलकर बनाई थी 1988 में, और जो के द्वारा साइंटिफिक रिपोर्ट्स होती हैं, जो साइंटिस्ट के द्वारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक रिपोर्ट्स होती हैं, उनको डिफरेंट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करती है ताकि वो पॉलिसी मेकिंग में उनका यूज कर सके। वेरी गुड। क्या ये एनालिसिस या ये जो भी विश्लेषण है, ये सारी चीजें ये खुद करती है? नहीं सर, ये साइंटिस्ट के द्वारा, जो ये साइंटिस्ट के द्वारा जो रिपोर्ट्स हैं अलग अलग, जैसे लैंडसेट ने रिपोर्ट जारी करी है, नेचर ने जारी करी है, या इन तरह के जर्नल्स में जो रिपोर्ट्स आई हैं उन रिपोर्ट को एनालाइज करवाती है। यस, अपने से कोई भी रिसर्च नहीं करती, उनका एनालिसिस और उनके बेसिस पर ये पॉलिसी रिकमेंडेशंस वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इट इज एन यूएन बॉडी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जिनको नहीं पता हो, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1988। किसने बनाया था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, एंड यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। अब ये बात कि ये एक इसकी मेन रिपोर्ट जो आती है, वैसे तो ये स्पेशल रिपोर्ट्स भी देता है, मेथडोलॉजी से रिपोर्ट भी देता है और असेसमेंट रिपोर्ट भी देता है। तो इसकी जो असेसमेंट रिपोर्ट आती है वो कितने टाइम में आती है? सर अभी जो लास्ट आई थी वो 6th थी, और उसके पार्ट्स थे सर, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आ गया था, थर्ड पार्ट अभी आया आ गया 5 अप्रैल को आ गया है वो। हाँ सर, रिसेंट में आया है। यस, उसका थर्ड पार्ट आ गया। एक दिसंबर में आया था, एक शायद फरवरी में आया था, और फिर ये थर्ड पार्ट आ गया है। तो ये अभी जो आई थी रिसेंटली, वो 6th AR असेसमेंट रिपोर्ट है। ओके, ये कितने टाइम में आती है? क्या एनुअली आती है, बाई एनुअली आती है, 3 साल में आती है, 5 साल में आती है? देयर इज रेगुलर नहीं है सर, ये फिक्स टाइम लिमिट, देयर इज नो फिक्स टाइम लिमिट। ये पता नहीं है, इनका मन होता है तब दे देते हैं। ठीक है, फ्री बैठते होंगे तब लगता होगा यार वो रिपोर्ट तो बना दे, चलो बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बात कि ये रिपोर्ट किस चीज पर होती है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, असेसमेंट रिपोर्ट AR। सर ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर होती है। हाँ,
बेसिकली जो जो फर्स्ट है अर्थ क्लाइमेट, ठीक है, पृथ्वी का जो पर्यावरण है, क्या बोलेंगे इसको, जलवायु है, उस पर, पृथ्वी की जलवायु के ऊपर ये रिपोर्ट होती है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, पर इसका बेस जो है वो अर्थ क्लाइमेट है। ये नहीं है कि पर्यावरण परिवर्तन पर ही है, अर्थ के ओवरऑल क्लाइमेट। ठीक है, चलिए अभी जो AR की जो 6th रिपोर्ट आई है, इसके 3 पार्ट हैं रिसेंटली जो आई है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बताया है इंटेंसिटी या गहनता, किस चीज की गहनता बढ़ने वाली है, किस चीज की गहनता बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में, अर्थ क्लाइमेट में। इसमें एक चीज लिखा है हीट वेव, जो गर्म हवाएं चल रही हैं उनकी। दूसरा बताया है रेनफॉल, वर्षण या वर्षा जो होगी वो, और ड्रॉट्स, सूखा। ये 3 चीज की इंटेंसिटी बढ़ रही है। दूसरी रिपोर्ट में इन्होंने कहा है स्ट्रॉन्ग एक्शन, हमें एक स्ट्रिक्ट या स्ट्रॉन्ग एक्शंस इसमें लेने की आवश्यकता है, इसको कंट्रोल करने के लिए। किस चीज को, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना जरूरी है। एंड द थर्ड, इस थर्ड रिपोर्ट में इन्होंने ये बोला है, अभी हमारा जो टेम्परेचर रिलेटेड गोल है वो क्या है, ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस सर, सेल्सियस। ये ऑफ प्री इंडस्ट्रियल एरा का कुछ है सर, लास्ट इंडस्ट्रियल, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ये लास्ट प्री में भी था सर, RS प्री का क्वेश्चन था सर। अच्छा, RS प्री में था क्या? हाँ सर। So it is to the प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री से ज्यादा हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज इन्होंने बोला है, या जो सजेशंस हैं, असेसमेंट्स हैं, वो ये है कि इरिवर्सेबल डैमेजेस हो जाएंगे, मतलब डैमेज इस लेवल पर होगा जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। जो बर्बादी होगी वो इतनी होगी कि फिर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब इन्होंने थर्ड रिपोर्ट में ये कहा है कि 1.1 डिग्री सेल्सियस already risen, already have risen, 1.1 डिग्री ऑलरेडी बढ़ चुका है अभी तक प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। और 2040 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। इसको हम तभी तक अचीव कर चुके होंगे, और हमने ये टारगेट रखा है कि 2100 तक हम इससे लोअर ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। सो दिस इज द 3 एस्पेक्ट्स और द 3 पार्ट्स ऑफ दैट 6th असेसमेंट रिपोर्ट। इसकी मेन जो 3 चीजें हैं वो ये है। क्या यहां तक चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मैं आता हूं इस चीज पर कि हम भारत के लोग हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने जो मेन पॉइंट्स बताए हैं इंडिया के ऊपर इस असेसमेंट रिपोर्ट में, जो थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट आई है, मोस्टली इन्होंने जो इम्पैक्ट वाली बात है वो इम्पैक्ट इसमें बताए हैं। उसमें इन्होंने क्या क्या इंडिया में बढ़ेगा वो इन्होंने बता दिया है। हीट वेव यहां पर बढ़ेगी। दूसरी एक टर्म मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको याद रखना है, आगे भी बहुत ज्यादा काम आएगा। बहुत सारे मेंस में जहां आप लिखेंगे ना, वो बहुत
आंसर की क्वालिटी एनहेंस कर रहा होगा। इट इज ह्यूमिड हीट, और इसके लिए एक टर्म यूज किया है दैट इज वेट बल्ब। ये रिसेंटली बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है टर्म वेट बल्ब। वेट बल्ब का मतलब होता है कि बल्ब गर्म हो जाता है ना, जिस तरह से जलता हुआ, अगर उसमें ह्यूमिड है, हम जानते हैं कि आदमी आग से कम जलता है और भाप से ज्यादा जलता है। ये चीज हम समझते हैं ना, ये साइंस में भी पढ़ा होगा। सर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के वजह से। यस, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की वजह से। तो यहाँ पर हाँ, ये वेट बल्ब का मतलब ये है आर्द्र, एक, यस, आर्द्रता के साथ गर्मी। हाँ मतलब कि तो, आप एक यस, एक ड्राई एम्बिएंट टेम्परेचर पर, हाँ, ये एक ड्राई हीट नहीं है, ड्राइड हीट नहीं है, सिर्फ सूखी ऊष्मा है, सूखी गर्मी नहीं है, शुष्क गर्मी नहीं है, ये ड्राइड है। जब ड्राइड होता है ना तो वो ज्यादा घातक होता है, और ज्यादा एनवायरमेंट वल्नरेबल कंडीशन में इंडिया है। क्यों? क्योंकि हम इक्वेटर के आसपास है, भूमध्य रेखा के आसपास है ना, यहाँ का मेन पार्ट, और समुद्र के पास हम है। हाँ इसमें इंडिया में 2 हॉट स्पॉट है, एक हिमालय और अरेबियन सी हो रही है। यस, तो उस सिचुएशन में हीट, ह्यूमिड हीट जो है ये पूरे यहाँ पर बढ़ रही है। अच्छा, ये जो इन्होंने असेसमेंट दिया है मोस्टली इंडिया और सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप जिसे हम कहते हैं ना, इस पूरे एरिया के लिए ये असेसमेंट है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह ये सारे हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें क्रिएट हो रही है। अच्छा, अब क्या बढ़ेगा, ये बढ़ने वाली चीजें बताइए। ठीक है, मैं इंक्रीज अलग से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये एरो लगा रहा हूँ, ये बढ़ रहा है। इसके साथ में एक और चीज बढ़ेगा, दैट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? वर्षण। वर्षा और वर्षण में क्या डिफरेंस होता है? कौन बताएगा? तो वर्षा 1-2 घंटे के लिए होके रुक जाती है, वर्षण तो बूंदा बूंदी पूरे दिन होती रहती है, वो वर्षण है। वो है क्या? नहीं सर प्रेसिपिटेशन की दूसरी भी फॉर्म्स हो सकती हैं, स्नो भी हो सकता है। यस, जितने फॉर्म्स में पानी आसमान से जमीन पर आ सकता है वो सभी प्रेसिपिटेशन में आते हैं। मतलब अगर सुबह सुबह की ओस गिर रही है तो भी प्रेसिपिटेशन में आएगा, है ना। तो वो सिर्फ मॉनसून सीजन में बूंदाबांदी होना नहीं, सर्दियों में भी अगर कोहरा हो रहा है और कोहरे से फिर पानी की बूंदें कलेक्ट हो रही है तो वो प्रेसिपिटेशन में आता है। तो ओवरऑल प्रेसिपिटेशन इस एरिया का बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली रेनफॉल भी इंक्रीज होगा। ये तो हम समझते हैं कि ये भी बढ़ रहा होगा। तो हमारे यहाँ पर गर्मी भी बढ़ रही होगी, ह्यूमिड भी बढ़ रही होगी, और वर्षण भी बढ़ रहा होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे? ठीक है, ह्यूमिड हीट से एक और चीज इन्होंने यहां पर लिखी है, दैट इज हीट एक्सट्रीम्स, या गर्मी की उच्चताएं, या गर्म मौसम की उच्चताएं बढ़ेगी। हीट एक्सट्रीम्स इंक्रीज एंड इट्स कोल्ड एक्सट्रीम्स, मतलब ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस या ऐसे वेदर कंडीशंस जिसमें सर्दियां बहुत तेज पड़ रही है, बहुत एक्सट्रीम सर्दी, वो कम होगी। ये बढ़ेंगी और वो कम हो रही होगी। हम देख ही रहे हैं ना ये चीज कि बहुत कम ऐसा होता है कि अब सर्दियों के दिन बहुत कम हो गए, लगभग 10 से 10.5 महीने गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ पर। अदरवाइज हम जो ट्रेडिशनल सीजन्स डिवाइड करते हैं ये मानते हैं कि 4 महीने सर्दी होगी, तो 4 महीने सर्दी नहीं होती। प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा, इसका इन्होंने एक रीजन बताया है, एक बड़ा कारण बताया है, प्रेजेंस ऑफ एरोसोल्स। एरोसोल्स का मतलब समझते हैं? yes, क्या होता है? सर जो एनवायरमेंट में जो ब्लैक कार्बन प्लस मॉइस्चर और राख और जो भी पोल्यूशन, जैसे
गैसियस और मिट्टी के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो नैनो लेवल से ज्यादा होते हैं, लेकिन 1 mm से कुछ ऐसे कम होते हैं, जिनको हम बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं बिना इलेक्ट्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप के, वो एरोसॉल्स होते हैं। और वो जो एयर प्लस लिक्विड का जो मिक्सचर कुछ होता है ना, फोम टाइप, उसको बोलते हैं शायद। और कोई शालिनी? सर एरोसॉल्स का मतलब होता है जब एयर के साथ में यानी गैस स्टेट के साथ में सॉलिड स्टेट जब मिक्स होती है, उसे एरोसॉल्स कहते हैं। यहाँ पे जो सॉलिड होते हैं वो पार्टिकल प्रेसिपिटेट नहीं होना चाहिए, वो उसके साथ मिक्स रहना चाहिए, यानी सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म पे कहीं पर तैर रहे हैं। और दूसरा एक और पार्टिकुलेट मैटर्स, पीएम जिसको हम बोलते हैं, 2.5, 10, ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ये बढ़ गए। अब मुझे ये बताना कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, मतलब हमारे यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियां हो रही है, जिनको हम एमिशन कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, व्हाटएवर जो भी चीज हम कहेंगे, उस सब से इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में प्रेजेंस ऑफ एरोसोल्स एंड पार्टिकुलेट मैटर्स बढ़ गए, सूक्ष्म कण कुल मिलाकर। उससे वर्षण बढ़ेगा, ये कैसे होगा? सर शुड आई? यस। सर ये जो पीएम्स होते हैं और एरोसॉल्स होते हैं सर, ये जो क्लाउड्स के पास में जाते हैं तो इनके चारों तरफ जो कंडेंसेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है, इसके वजह से वर्षण बढ़ जाता है। यस, एक हिंदी में जो कहते हैं ना कंडेंसेशन के लिए कि वो जल को धारण करने, संघनन की संघनन प्रक्रिया तेज हो जाती है ना, तो जल को धारण करते हैं, मतलब उस एक बेस पर पानी की बूंद अटक जाएगी। और ऐसे बहुत सारे बेसेस जब अवेलेबल होंगे तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा पानी की बूंदें अटक जाएंगी। इसकी वजह से ये वर्षण, जिसमें रेनफॉल भी हमारा आएगा, वो बढ़ जाएगा। दोज आर द रीजंस फॉर द इंक्रीमेंट इन द प्रेसिपिटेशन इन दिस एरिया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ये इन्होंने बताया है। अब ये चीज की हीट वेव्स बढ़ेगी, ह्यूमिड बढ़ेगा और सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पर वर्षण बढ़ रहा होगा। इस सब से क्या चीज होगी? इस सबसे जो मेन चीज है दैट इज मीन सी लेवल बढ़ेगा सर। मीन सी लेवल, यस, मीन सी लेवल या समुद्र का माध्य स्तर, जो माध्य स्तर है सी लेवल, ये बढ़ जाएगा ऑफ इंडियन ओशन। तटीय क्षेत्र है वो डूब जाएंगे सर, आइलैंड्स। अब हम इसको ये कहेंगे कि इंडियन ओशन का जब लेवल बढ़ रहा होगा तब यहाँ पर हम कहेंगे एक्सट्रीम सी इवेंट्स बढ़ जाएंगे, है ना, एक्सट्रीम सी इवेंट्स, या फिर समुद्र से संबंधित या तटीय क्षेत्रों पर आपदाओं की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ डिजास्टर्स वो बढ़ चुकी होंगी। और इन्होंने एक चीज बोला है जिसको हम बोलते हैं सी डिजास्टर, ठीक है, सी रिलेटेड या पानी से रिलेटेड या सुनामी आ गया या ये हो गया, उस तरह की जो डिजास्टर्स होंगी, इन्होंने बोला है कि ये हर साल आने लग जाएंगी लगभग, जबकि प्राकृतिक रूप से अभी तक 100 साल में एक बार आया करती। सो इट इज एवरी ईयर, मैं यहां लिख रहा हूं, एवरी ईयर इंस्टेड ऑफ 100 years जो दुर्घटनाएं या जो समुद्र से रिलेटेड जो दुर्घटनाएं होती थी तटीय क्षेत्रों में, ये दुर्घटनाएं लगभग यहाँ पर हर साल होने लग जाएंगी। कोस्टल इरोजन या इसको तटीय कटाव बोलते हैं। तटीय कटाव ये समझ में आता है ना, तट ही गिर जाएगा, तट ही पानी की वजह से तट खिड़ने लग जाएगा, तट की लिमिटेशंस जहां तक है ना वो अपनी सिमटता जाएगा, भूमि अपने आप में सिमटती जाएगी, कटता जाएगा कटता जाएगा कटता जाएगा, दैट इज तटीय कटाव। और सीवियर फ्लडिंग, बहुत गंभीर बाढ़ आना जिसमें सुनामी वगैरह भी इंक्लूड होगा, ये चीजें यहाँ पर बढ़ चुकी हैं।
ओके, एक और चीज, मीन सी लेवल ऑफ इंडियन ओशियन कितना बढ़ रहा होगा इसके बारे में इन्होंने एक असेसमेंट दिया है, दैट इज 3.7 mm एनुअली, वार्षिक रूप से बढ़ रहा है। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडियन ओशियन 3.7 mm एनुअल की रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, क्या यहां तक चीज क्लियर है? सर इस एरोसॉल्स या जो हमने पढ़ा तभी, इनके कारण और भी इफेक्ट्स होते हैं? हाँ, वो पोल्यूशन रिलेटेड इफेक्ट्स हैं, वो सब तो है ही से, जो हेल्थ रिलेटेड है। नहीं सर, ये प्रेसिपिटेशन रिलेटेड है, क्योंकि सर इससे जो रेनफॉल होगी वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसके वजह से जैव विविधता पर इफेक्ट पड़ेगा, और सर जो अमाउंट ऑफ द ह्यूमिडिटी इन द एयर होती है वो इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से जो सनलाइट या पराबैंगनी किरणें अर्थ पे आती हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी। वो डिस्टर्ब होंगी। एक और चीज इससे होगी, इनके बढ़ने से एक चीज हो होगी, पराबैंगनी किरणें सूर्य की नहीं पहुंच रही होंगी। एक और क्या पॉइंट बताया आपने? सर रिफाइन नहीं होंगे, और सर जो रेनफॉल है वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो अभी रेगुलर वे में है वो सर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि सर उसमें अमाउंट जैसे ही वो एक और बोलते हैं ना जिसको, एसिड रेन, वो भी इनकी वजह से होता है, क्योंकि हाँ जी सर, एसिड इनकी, यस, जहां पर इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर एसिड रेन होता है फिर, है ना, तो वो एसिड रेन की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए, क्या यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब एक और चीज इसी से रिलेटेड देख लेते हैं, जल्दी जल्दी समझा देता हूं, 2 टॉपिक और हैं, फिर आप लोगों को ज्यादा लेट नहीं करूंगा। अभी की बात अगर हम करें वर्तमान की, तो उसमें एक्सट्रीम हीट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है, ये अभी हम देख रहे हैं ना, बहुत बार आ रहा है कि मार्च में इतनी गर्मी पड़ी है जिसने इतने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अभी ये इतनी गर्मी पड़ी है जिसने इतने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, रिकॉर्ड कभी पहले नहीं टूटा था, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। ये क्या रीजंस हैं? अभी जो आरएफएस के इंटरव्यूज हुए ना फॉरेस्ट्री वाले, उसमें मैक्सिमम पैनलिस्ट ने ये क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ पर अभी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस चल रही हैं या इतनी गर्मी हिंदुस्तान में पड़ रही है। और ये आपसे पूछेंगे कब तक आ रहा है रिजल्ट? जून लास्ट वीक में? जून लास्ट वीक में आने का है क्या? कोई चांसेस हैं क्या? सुना है ऐसा? हाँ सर। अच्छा, मतलब मिड जून तक मिड जून तक आने का है, या फिर आई थिंक मैंने सुना है वो ये है कि जुलाई फर्स्ट वीक तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे और इंटरव्यू स्टार्ट होने के चांसेस। सर अभी तो क्या कॉपी चेक का अलॉटमेंट हुआ था, बट वापस उनको कैंसिल कर दिया था, मतलब आधों को ही जो टीचर्स है उन्हीं को अलॉटमेंट हुआ है। अच्छा, अभी सारी कॉपी चेक नहीं हुई है? नहीं सर, जैसे मतलब मेरे जीजा जी हैं जो सोशियोलॉजी की कॉपी चेक करते हैं, तो अच्छा, उनका आया था 7 से 10 मई का, तो अच्छा, उनका कैंसिल हो गया अभी, तो अच्छा, अभी अच्छा, आएगा दोबारा, अभी कॉपी चेक नहीं हुई है। अच्छा, अच्छा, आपकी राइटिंग पहचानते हैं वो? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। वो 5 लोग बैठते हैं। अच्छा, अच्छा, तो उनको वो अपन जो पहले अंतर्देशी और तार वगैरह लिखते थे ना, वैसे लिखना जीजा जी, आपकी बहुत याद आती है, ऐसा होता है ताकि एटलीस्ट वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगी। हम व्हाट्सएप टेक्स्ट करेंगे तो उसमें तो कुछ याद रहेगा नहीं।
एक बार उस जमाने में जाना भी हेल्पफुल हो सकता है। नहीं, ऐसे मजाक में तो बोल ही देते कि मैंने इस आंसर में सब मैंने ये लिखा है, इसका मैंने ये लिखा है, फिर ये होता है कि पता चले मेरे चक्कर में किसी और का भला हो रहा है तो तू आउट है। हाँ, तो फिर वैसे कुछ जीजा जी को, दीदी को, उनको ऐसे हर 1-2 दिन में वहां पर डाकिया जाना चाहिए, आपका तार हाँ, आया मैं है। डेली बोल देती मैंने इसमें ये लिखा है। चलिए, सो एक्सट्रीम हीट अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो रही है, इसके रीजंस क्या क्या हैं ये तो पता होगा ना, बहुत इजी चीज है। सर इसके रीजंस हैं, जो एक लाइट रेनफॉल होती थी पहले समर स्टार्ट होने से पहले, वो नहीं हुई, और जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता था वो अब एक्टिव नहीं है, तो वो भी रेनफॉल लाता था। और अच्छा, थंडर ये दोनों क्यों नहीं हुए? ये एक बड़ा रीजन है। मेन रीजन वो है कि ये दोनों क्यों नहीं हुए, है ना। एक घिसा पिटा सा कंसेप्ट है जो आप लोगों को पता होगा, एल नीनो, अल नीनो, है ना, एंड ला नीना, है ना। इसमें से लड़का कौन है और लड़की कौन है? एल नीनो, एल नीनो लड़का है और ये ला नीना है ना, ये लड़की है। ला नीना से एक चीज याद रख लेना कि ला नीना हमारे यहाँ पर गर्मी लाती है, ये चीज याद रखना, ये कुछ लेकर ही आएगी। ठीक है, तो नीना जब आएगी ये गर्मी लेकर आएगी, इसको ऐसे इंटरकनेक्ट कर लेना, अदरवाइज ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अब एक चीज ये कि ये दोनों के अलावा एक और चीज होती है, ये एल नीनो है, ये ला नीना है, इसके अलावा एक चीज और होती है, क्या होता है? जेट स्ट्रीम। नहीं, वो तो होती है इस पर्सपेक्टिव में, मतलब हम ये कह सकते हैं ना, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। सदर्न ऑक्सीलेशन इंडेक्स वो इसमें आता है, वो एल नीनो है। इसके अलावा एक नॉर्मल ईयर भी होता है, एक सामान्य साल भी होता है जब ना ये लड़का आया ना ये लड़की आई। ठीक है, हमारे पास एक नॉर्मल ईयर भी होता है इंडिया में। ठीक है, इसको ये 3 चीजें हो जाती है मिलाकर। ठीक है, तो हमेशा एक तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहना कि अगर एल नीनो नहीं आया तो ला नीना आएगा, ला नीना नहीं आया तो एल नीनो आएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब ये कितने टाइम में आता है, इनके ये जो इवेंट्स हैं ये कितने दिन में अपने यहाँ पर आकर परेशान करते हैं? ये इवेंट्स लगभग 6 to 12 मंथ्स में एक बार होता है। कहाँ पर होता है? ये क्या है? क्या ये एबनॉर्मलिटीज है? क्या ये क्लाइमेट चेंज के बाद स्टार्ट हुआ? क्या ये नेचुरल है? Those are the quite natural phenomena of which area? Southern Pacific। पैसिफिक ओशियन के ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कुछ भी स्पेशल बात नहीं है, ये वहां पर होता है। इट इज नेचुरल हैपनिंग एट द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, चलिए, क्या ये चीज आती है समझ में? मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पर मैंने ऐड करी थी, वो थोड़ी नीचे रह गई। ओके, क्या ये देख पा रहे हैं? यस सर। जी सर। ठीक है, पहले मैं इसको एक बार बड़ा कर देता हूं। एल नीनो ईयर, एल नीनो ईयर में हमारे को क्लियरली ये दिख रहा है ना कि इस सिचुएशन में मैं पहले यहाँ पर आपको थोड़ा और एक और पिक्चर है वो समझा देता हूँ। यस, इस पैसिफिक ओशियन में ऐसा होता है कि यहाँ पर जो वार्म वेदर है या जो गर्म धाराएं हैं, ट्रेड विंड्स तो जानते हैं ना, ट्रेड विंड्स तो समझते होंगे ना सभी, व्यापारिक पवने, उन व्यापारिक पवनों के साथ में यहाँ पर जो गर्म पानी है, या जो ये तो हम जानते हैं ना कि जो भी चीज गर्म होगी, जो वार्म होगा वो ऊपर रहेगा, और कोल्ड जो होगा वो हमेशा नीचे रहता है। जो ठंडा होता है उसमें वेट ज्यादा होता है, उसका वजन ज्यादा होता है, तो नीचे रहता है। तो एक फिनोमेना ऐसा होता है कि ये पैसिफिक कोस्ट है और ये यहाँ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है। तो इस पैसिफिक की इस वाली कोस्ट से, वेस्टर्न कोस्ट से गर्म धाराएं इस दिशा में जाती हैं, दैट इज ला नीनो। और यहाँ पर जो नीचे ठंडी जल की धाराएं हैं, जो यहाँ पर ठंडा पानी है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है।
और ये गर्म पानी हमारे यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा रहा होगा। किस एरिया का? ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से लेकर इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन ओशियन जो है, यहाँ सबका ये टेम्परेचर बढ़ाता है। और जब एल नीनो होता है तो एल नीनो में इसका रिवर्स होता है, यहाँ से गर्म धाराएं उधर जाती हैं, ठंडा पानी ऊपर आता है और यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। इनके लिए दोनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशंस अच्छी होती है? अगर मैं अमेरिका और इस कोस्ट की बात करूं, सदर्न अमेरिका और इनके लिए, एल नीनो। एल नीनो या ला नीना? सर उधर एल नीनो के टाइम पे ज्यादा बारिश होती है चिली वाले एरिया में, लेकिन वहाँ पे फ्लड वगैरह आती है और वो पोर्ट नाइट्रेट पे, वहाँ पे जो पानी में नाइट्रेट मिल जाता है, तो वहाँ पे लिविंग कंडीशंस बहुत ऐसे वर्स्ट हो जाती है। और इसके अलावा एक और चीज होती है, जब एल ला नीना आती है यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है। हाँ, ठंड है ना, तो एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ पर बढ़ जाता है, इसलिए इनके लिए एल नीनो ज्यादा अच्छा होता है अगर देखा जाए। ला नीना इनके लिए इतना अच्छा नहीं होता, ये हम दोनों के लिए खराब है। फिशिंग के हिसाब से भी एल नीनो फायदेमंद होता है, क्योंकि वहाँ वार्म वाटर हो जाता है, तो फिशिंग के लिए ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिशिंग के लिए संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? यहाँ तक ये समझ में आ गया कि इसमें क्यों टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब अगर ये साल, इस साल को ला नीना ईयर कंसिडर किया जाए, तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है, दिस इज एल नीनो ईयर एंड दिस इज द ला नीना ईयर। ठीक है, एल नीनो ईयर में ये गर्म हो जाता, जो रेड दिख रहा है, ला नीना ईयर में ये पार्ट गर्म हो जाता है। अभी सिचुएशन ये हो रही है कि ये दिसंबर से फरवरी के बीच में ये फिनोमेना या ये नेचुरल प्रोसेस होती है, और इसके बाद में ये एरिया गर्म होने लग जाता है। तो दिस इज द ला नीना ईयर। ड्यू टू दिस द एक्सट्रीम हीट इज इन द इंडियन कॉन्टिनेंट along with the climate change। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने थ्योरीज हैं, जितने डॉक्ट्रिन्स हैं, उन सबके साथ में भी ला नीना का होना, उन सबके साथ में ला नीना ईयर होना अपने आप में यहाँ पर गर्मियां बढ़ा रहा है। और जो अभी गोविंद जी ने बोला था, आई थिंक गोविंद जी ने ही बोला था ना, कि इस साल जो प्री मॉनसून शॉवर्स होते हैं वो भी नहीं आए हैं, जो अप्रैल में आते हैं ना, जिनको हम अंधड़ और इस तरह से हवाएं चलती है तेज और वो होता है, और एक बार वो टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं। और इसके साथ में जो हमारे यहाँ मावटा वगैरह होता है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, मावट, वो भी नहीं हुआ है। तो उसके भी नहीं होने के रीजंस ये हैं कि दिसंबर से फरवरी के बीच में यहाँ पर ये हैपनिंग हुई है। दिस इज द मेन रीजन फॉर द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और एक्सट्रीम गर्मियाँ जो भारत में है। क्या ये चीज क्लियर है? ये कंसेप्ट था, इसमें लिखवाने लायक बात कुछ भी नहीं थी। एंड एल नीनो ईयर या ला नीना ईयर के लिए एक चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एल नीनो, ला नीना, ला नीना में यहाँ पर होता है कूलर देन यूजुअल। जितना यूजुअली, जितना नेचुरली वहां पर ठंडा होता है, उससे ज्यादा ठंडा हो जाता है ला नीना ईयर में, कूलर देन यूजुअल। एंड यहाँ पर एशिया की अगर हम बात करें, इट इज वार्मर देन यूजुअल। ठीक है, दैट्स इट। अब एक चीज और है, इन सब से आपको जंप करवा के लेकर आते हैं इकोनॉमी में। जीएसटी कलेक्शन हमारे यहाँ का अच्छा खासा रहा है इस बार इंडिया का, और उसके क्या रीजंस हैं, क्या कुछ देखिए। जब भी क्वेश्चन आएगा, मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो वो ये बोलेंगे कि इंडिया में जीएसटी कलेक्शन की रेट अच्छी रही है, जीएसटी कलेक्शन अच्छा रहा है, या जीएसटी कलेक्शन रेगुलरली बढ़ रहा है, इसकी वृद्धि दर अच्छी रही है। वो शुरुआत इससे करेंगे, फिर उसमें लिखेंगे एनालाइज द फैक्टर्स बिहाइंड दिस। तो जब ये फर्स्ट लाइन होगी कि जीएसटी कलेक्शन अच्छा रहा है, उस क्वेश्चन को हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? परसेंटेज देके कि इतने टैक्स हमें मतलब ये बताना पड़ेगा कि हाँ आप जो बोल रहे हैं वो सही है, पर हम सिर्फ हाँ नहीं भरेंगे ना,
हमें बताना पड़ेगा, हमें रीजंस देने पड़ेंगे कि यस इट इज राइट। वो जीएसटी कलेक्शन कॉन्टिन्यूसली पिछले सालों में बढ़ा है, या जीएसटी अप्लाई होने के बाद में भारत में जीएसटी कलेक्शन की रेट अच्छी रही है, पेंडेमिक ईयर में जीएसटी कलेक्शन की रेट अच्छी रही है, पिछले 2-3 सालों में जीएसटी कलेक्शन की रेट अच्छी रही है, जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग के बाद में या कुछ परिवर्तन के बाद में यहाँ पर ये अच्छी रही है। तो हमें उनके कुछ पॉइंट्स देने पड़ेंगे, कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स हमें बताने होंगे कि यस ये कितना बड़ा है। तो अभी फर्स्ट मंथ ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी? 22-23 ये है ना, 22-23 जी सर, है ना, 23-24 तो नहीं चल रहा ना। 22-23 के फर्स्ट मंथ में जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है? इट इज ये अगर डेटा याद रह जाए दैट इज गुड, क्योंकि ये 2-3 महीने बाद फिर से नया आ जाएगा। तो इट इज 1.67 लाख करोड़, करीब 1.6 लाख करोड़, ठीक है। ये समझ लीजिए 1.25 लाख करोड़ के आसपास। अगर आपको एक रफ डेटा याद रखना है कि हमें इंटरव्यू में पूछ लिया जुलाई तक, तो हमें क्या याद है? तो इट इज लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन टोटल अभी तक रहा है। ओके, 2021 से 22 में, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी कलेक्शन की रेट किस गति से बढ़ी है? तो इट इज 30.8, ये याद रख लेना, लगभग 30% की दर से कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। ठीक है। अब पहले ये बात कि इसके बढ़ने के क्या फायदे होंगे। रेवेन्यू बढ़ रहा है, टैक्स चोरी कम हो रही है। नहीं, ये टैक्स चोरी कम होना फायदा नहीं हुआ। टैक्स चोरी कम हुई तब तो ये बढ़ा। हमारे पास रेवेन्यू बढ़ा, इसलिए क्या फायदे होंगे? फिस्कल स्पेस विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, इससे अच्छी विदेशी निवेश को इससे कैसे बढ़ावा मिलेगा? सर अगर वो पूरा ये लोग भी पैसे दे रहे हैं, हम भी देते हैं, ऐसा पूरा रिपोर्ट देखते हैं तो एक वो होता है कि रूल्स सिंप्लीफाइड हुए हैं, और एक तो उससे एक इमेज तो होती है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेनिफिट। सर इसमें रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू आया तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर आत्मनिर्भर भारत और जो प्लान्स पॉलिसीज चलती है उसको, उसके लिए फंड सफिशिएंट रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, एक चीज कंफर्टेबल फिस्कल कंडीशन, यस सर, है ना, कि इससे कंफर्टेबल फिस्कल कंडीशन या राजकोषीय स्थिति जो है वो एक कंफर्ट में आ चुकी होगी या आ जाएगी, पहली चीज। दूसरा, एक और हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा विवाद है, एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट सर, सॉरी सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, यस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फिस्कल फेडरलिज्म, जिसको राजकोषीय संघवाद बोलते हैं ना, फिस्कल फेडरलिज्म, राजकोषीय संघवाद। राजकोषीय संघवाद में ये होगा कि स्टेट्स को जो कंपेंसेशन देना है, जीएसटी कंपेंसेशन, जो हमने उनको बोला था कि आप अपने यहाँ से वेट हटा लो, इतना कंपेंसेशन हम देंगे, या जो स्टेट के ड्यूज पड़े हुए हैं सेंटर के पास, जो सेंटर नहीं पे कर पा रहा था ड्यू टू द पेंडेमिक, कि हमारे को बहुत सारी वेरियस वेलफेयर स्कीम्स में पैसे डालने की वजह से हमारे पास पैसा नहीं रहा आप लोगों को देने के लिए, तो वो फिस्कल फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। एंड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंपेंसेशन, जो इनको अनुकंपाएं देनी है वो अनुकंपाएं ये प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर पाएंगे। इट इज कंपेंसेशन टू स्टेट्स। अच्छा, स्टेट्स के अभी तक कितने ड्यूज हैं, एक डेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ, कभी कहीं कोट करना पड़ जाए तो याद रख लेना, इट इज अबाउट 78,000 करोड़ स्टेट्स के ड्यू है सेंटर के पास। ये मोटा भाई पे करेंगे, या मोटा भाई नहीं है, वो निर्मला आंटी करेंगी, ठीक है।
बात आती है कि ये तो वो कंडीशन हुई कि जब आपके पास ये सब कुछ अवेलेबल है, मतलब ये स्थिति आई कैसे, वाई सर इसमें कलेक्शन बढ़ा क्यों? सर एक तो कंप्लाइंस बेटर हुआ हमारा जीएसटी में, एक जो टैक्स का ब्रॉड बेस्ड हुआ जीएसटी का, तीसरा हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जीएसटी के रेट्स जो चेंज करते रहते हैं हम जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स में, उसका इम्पैक्ट हुआ, और अल्टीमेटली इम्पैक्ट हुआ जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, उसकी वजह से, प्रोडक्शन की वजह से जीएसटी कलेक्शन इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, दैट इज वो उतना नहीं है, इकोनॉमिक रिकवरी उतनी नहीं हुई है ना। इस पर एक क्वेश्चन बनेगा, अभी मैं वो लास्ट में दूंगा, मतलब अभी उस पर हम आएंगे। स्कीम जो कंपोजिशन स्कीम है, और जिसमें जो छोटे जो व्यापारी हैं, जिनकी छोटी फर्म्स है, जिनको 6 महीने में एक बार आप जीएसटी भरने का वो के लिए बोलते हैं, उससे ज्यादा बेनिफिट हुआ है कंपोजिशन स्कीम से। इस सबके लिए कोई अम्ब्रेला टर्म है क्या, कुछ ऐसा है क्या कि जो कुछ है इस सब के लिए, कुछ एक टर्म काम में आता है क्या? हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने कई बार यूज किया है नज इकोनॉमी, सुना है क्या ये टर्म? मैंने अभी आरएस मेंस वालों को पढ़ाया भी था ये टर्म, मैंने नज टैक्स पेयर्स तो सुना है सर। नज इकोनॉमी, या नज इकोनॉमी को हम एक और टर्म बोल सकते हैं, बिहेवियर चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस या व्यवहार में परिवर्तन। अच्छा, नज का मतलब क्या होता है? नज का मतलब होता है कोहनी मारना। हम किसी को कोहनी मार देते हैं ना किसी चीज के लिए, ये ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। अच्छा, नज इकोनॉमी या बिहेवियरल चेंजेस का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के लिए हमने कुछ भी अलग से नहीं किया, वी हैव जस्ट नज्ड। प्रधानमंत्री ने, इन्होंने, सबने, जितने पॉलिटिशियंस है, जितने आगे आ सकते थे, उन्होंने सबने सड़कों पे जाकर झाड़ू मारे। वो झाड़ू मारने से ये कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे, हम कचरा नहीं करेंगे, उसको एक ही कॉर्नर में कलेक्ट करेंगे और उसको प्रॉपर जो चैनलाइज करना है वो चैनलाइज करेंगे। कचरे गाड़ी में कचरा डालेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वी हैवंट अपॉइंटेड अ सिंगल पर्सन फॉर दिस। उसके लिए कोई अलग से भर्तियां नहीं करी है, कोई अलग से कर्मचारी नहीं लगाए, कुछ भी नहीं किया। इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन द नज। और ये बिहेवियरल चेंजेस है ना। इसी तरह का चेंजेस आया है हमारे टैक्स कलेक्शन में, जीएसटी कलेक्शन में। जीएसटी अप्लाई होने के बाद में और हमने जो चेंजेस किए हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन चेंजेस। टेक्नोलॉजी ड्रिवन चेंजेस में फर्स्ट चीज आती है फेसलेस असेसमेंट, है ना। यस सर। फेसलेस असेसमेंट स्टार्ट करने के बाद में क्या चीज कम हुई है? वो मर गया ना अपने सीसीडी वाला, वो एक नई टर्म दे गए थे अंकल जी, उसको बोलते हैं टैक्स टेररिज्म, कर आतंकवाद। ये इसके बाद में कम हो गया। वो अधिकारी आपको धमकाता था ना वहां बुलाकर टैक्स वाला कि मैं ऐसे कर दूंगा, सब कुछ हड़प लूंगा, ऐसे जब्त कर दूंगा, पूरा बर्बाद कर दूंगा, वो नहीं रहा। फेसलेस असेसमेंट के बाद में आपसे गलती भी होगी, अपने असेसमेंट में आपने कहीं गलती कर दी तो फिर से आपको रिकॉल में एक मेल डालते हैं, उस मेल पर जाकर आप क्लिक कीजिए, फिर वापस से आप उसको रीचेक कर लीजिए कि क्या आपने जितना टैक्स पे करना था उतना ही किया, उसमें कहीं कमी रहेगी तो उसके बाद में 3 महीने और दे देंगे। तो वो जो टैक्स टेररिज्म है ना, वो खत्म हो। तो आदमी अपने आप से टैक्स पे करने की तरफ आ गया है। जो टैक्स पे कर सकते थे, एक चीज। दूसरा, एक वो टैक्स पे करने के लिए फॉर्म भराता है, क्या बोलते हैं उसे, आईटीआर रिटर्न को, उसका नाम है सरल। यही है ना सरल फॉर्म। यस सर। वो सरल फॉर्म जो है ना, वो सरल, इतना सरल है कि आप अपने से इसे भर सकते हैं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड अब नहीं रखा आईटी रिटर्न कि
ये बहुत ज्यादा इतना परेशान करने वाला है कि पर्सन इससे बचता फिरता हो या सोचता हो कि टाइम मिलेगा तब भरूंगा, वो सिचुएशन हमने खत्म करी। ठीक है। थर्ड चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके AI ड्रिवन कंप्लायंस या AI आधारित अनुपालन। मैं बोल रहा हूँ ना, वो जैसे कि आपके एक मैसेज आ जाएगा, आपको एक मेल आ जाएगा कि आपने ये जो इस बार टेक्स्ट पे किया है इसमें ये कमियां हैं या ये चीज है, ये चेंजेस आपको करने हैं, शायद ये गलती रह गई है। तो वो कोई पर्टिकुलर एरिया वाइज डिवाइडेड नहीं है। पहले ऐसा होता था ना कि मान लीजिए जयपुर जोन की बात है तो जयपुर जोन का ही टैक्स ऑफिसर उसको असेस कर रहा हो। अब हो सकता है कि उदयपुर जोन का टैक्स ऑफिसर उसको असेस कर रहा है और वो जयपुर जोन के पर्सन को सिर्फ मेल डाल रहा है, तो वो किसी तरह से उसके ऑफिस में बुलाना और वो सारी चीजें टैक्स टेररिज्म वो खत्म हो गया। इसके बढ़ने से ये चीज बढ़ी है। और एक और चीज हमने स्टार्ट करी है, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। सुना है क्या? हाँ सर, ईमानदार का केंद्र सम्मान। सरकार ने ईमानदार को सम्मान करके एक योजना चालू करी है कि जो ऑनेस्टली अपना टैक्स पे कर रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है ना। तो ये चीजें ओवरऑल घूम कर किसमें आती है? बिहेवियरल चेंजेस, व्यवहार परिवर्तन। और इसके साथ में फिफ्थ जो गोविंद जी ने बताया था, दैट इज रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्लैब्स। मतलब वो 12%, 5%, 28%, 18% की कौन सी टैक्स स्लैब में कौन सी चीज आनी चाहिए, वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने बार बार मीटिंग कर करके उन चीजों को इधर से उधर शिफ्ट किया है। वो एक बड़ा रीजन रहा है कि टैक्स बेस इससे बड़ा है। Those are the reasons for the higher tax collection in recent 5 years। 5 साल में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होने का ये रीजन है, या फिर पेंडेमिक पीरियड में यहाँ पर टैक्स कलेक्शन बढ़ा है उसका ये सबसे बड़ा रीजन है। अब वो बात जो अभी हमने देखी थी, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, इंग्लिश में लिख रहा हूं, डू यू थिंक it is a sign of complete recovery of the Indian economy? क्या आप ऐसा मानते हैं कि टैक्स कलेक्शन का बढ़ना या जीएसटी कलेक्शन का बढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था का पूर्ण रूप से रिकवर हो जाने के संकेत है? क्या लिखोगे इसमें? सर ये कंप्लीट रिकवरी के लिए तो मे भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोसेस रिफॉर्म्स की वजह से हुआ था। यस, ऑब्वियसली इन प्रोसेसेस की वजह से ये बढ़ा है। अदरवाइज जो रिकवरी है, अगर ये सिर्फ रिकवरी से बढ़ रहा होता तो सबसे बड़ी बात है कि ये पेंडेमिक ईयर्स जो थे, कपल ऑफ द ईयर्स, लास्ट ईयर जो था 21-22, उसमें 30% का इंक्रीज नहीं होता ना, क्योंकि इस टाइम पर तो इकोनॉमी ऑलरेडी खड्डे में थी। तो आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि ये रिकवरी हुई, ये रिकवरी की वजह से नहीं बढ़ा है। दोज आर द रीजंस फॉर द हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन। फर्दर अगर ये 6 महीने बाद ये क्वेश्चन आता है और 6 महीने बाद हमारा जीएसटी कलेक्शन और ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, यू कैन एड दिस पॉइंट लास्टली।
आप इसे लास्टली कंसिडर कर सकते हैं, पर आपको पहले ये बेसिस बताने। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है? सर यस। जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज होने का एक रीजन इन्फ्लेशन भी तो हो सकता है ना? क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, यस। इन्फ्लेशनरी टारगेट्स जीएसटी काउंसिल को टारगेट करने हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है और उसको टारगेट करना होगा। ये अभी ऐसी चर्चाएं हैं। जब ये डेटा सामने आया है ना, तो इसके साथ में एक सबसे बड़ा ये मान लीजिए कि एक क्रिटिसिज्म ये सामने आया है कि आपके यहाँ पर इन्फ्लेशन ज्यादा, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से ओवरऑल रेट्स ज्यादा होने की वजह से जो कंप्लायंस है या जो टोटल अमाउंट जो है वो बढ़ा हुआ है। दैट इज क्वाइट राइट, ये सही बात है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस चीज को, हायर इन्फ्लेशन रेट। पर ये क्या है एक्चुअली कि हम अगर पिछले 2 सालों की 3 सालों की बात करें और उसमें कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, वहां पर ये पॉइंट कंसिडरेबल नहीं होगा, है ना। ये चीज याद रखना। अगर ये लास्ट 6 मंथ्स में लास्ट उस टाइम की बात ही करें तो वहां पर ये एप्लीकेबल है, नॉट फॉर द 2 years 3 years टाइम या पेंडेमिक पीरियड, कपल ऑफ द पेंडेमिक ईयर्स। वहां पर अगर ये बात करी जाए तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं सर। चलिए ठीक है। अब एक टॉपिक रह जाएगा जो हम नेक्स्ट वाले उसमें कर लेंगे, दैट इज द यूरोपियन टूर ऑफ द प्रधानमंत्री। बहुत अच्छे टाइम पर गए, बहुत अच्छा मौसम है वहां पर। यहाँ बहुत गर्मी है तो आराम से एकदम सही प्लेस चूज किया अभी घूमने के लिए यूरोप में। और उनके जो पिक्चर्स आ रहे हैं वो देखकर लगता है कि यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है। ठीक है, ये एक इशू रह जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट इशू जो हमने आज के लिए टारगेट किए थे वो हमने कवर कर लिए हैं। एक और मामला है, पाकिस्तान में भी एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर ने, पश्तून थी शायद वो, उसने सुसाइड बॉम्ब अटेम्प्ट किया है और वो काफी हार्मफुल रहा है। तो सुसाइड बॉम्बर्स, एज ए सुसाइड बॉम्बर्स हमेशा फीमेल एक इफेक्टिव टूल होती है। ये एक और मुद्दा है। इन दोनों मुद्दों को हम नेक्स्ट वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये, आपके क्वेश्चंस शायद अभी तक मेरे पास आ चुके होंगे मेल पर। वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी भेज दूंगा। वीक 2 हमारा खत्म हो चुका है, तो 2nd वीक के जो आपके टारगेट्स थे, आई थिंक लॉ एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स आपके उसमें थे। वो क्वेश्चंस आपको संडे तक कर देने हैं। क्वेश्चंस जब आप भेजते हैं तो 24 to 48 आवर्स मुझे दे दिया कीजिए कि उनके रिप्लाई फीडबैक देने में मुझे इतना सा टाइम लगता है। तो जैसे संडे की सुबह हमारा सेशन है और रात को 10 बजे मुझे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उनको देख नहीं पाता हूँ, फिर उसके बाद नहीं हो पाता है। तो कोशिश किया कीजिए कि सैटरडे इवनिंग तक आप लोग अपने आंसर्स पोस्ट कर दें। बाकी फीडबैक्स में इंडिविजुअली आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन और कोई? शुड आई एंड द सेशन? यस सर। ठीक है, ओके, चलिए। तो